जी, ये एक्स-रेज़ जो है ना, ये मेडिकल फ़िज़िक्स का सेकंड पोर्शन है। जैसे कल हम लोगों ने मेडिकल फ़िज़िक्स का फर्स्ट पोर्शन था अल्ट्रासाउंड, और थर्ड करना है हम लोगों ने पेट स्कैनिंग, ठीक है? वो लास्ट टॉपिक होगा। तो एक्स-रेज़ में सबसे पहले हम ये पढ़ेंगे कि बेसिक डायग्नोसिस, एक्स-रे डायग्नोसिस कैसे होता है। मैं बिल्कुल ही सिंपल सा, जैसे हम ओ लेवल्स में पढ़ते थे, वो बताऊंगी कि फॉर एग्ज़ाम्पल ये किसी की ये आर्म है, ठीक है, और उसमें यहाँ पे ये बोन है, और उसका एक्सरे इमेज अगर बनना है, ठीक है जी, फॉर एग्ज़ाम्पल। तो यहाँ से आप एक्सरेज उस पर हिट करते हैं, और पीछे पड़ी होगी फोटोग्राफिक फिल्म, ठीक है। और क्या होगा कि बोन जो है वो एक्सरेज को एब्जॉर्ब कर लेती हैं बिकॉज ऑफ देयर मोर डेंसिटी, ज़्यादा डेंसिटी होती है उनकी। और जो आपका मसल है उसका ये होता है कि वो एक्सरेज को कम एब्जॉर्ब करता है। तो मसल्स में से एक्सरे पास कर जाएंगी और वो फोटोग्राफिक फिल्म को ब्लैक कर देंगी, यानी उनका इम्पैक्ट ये पड़ेगा कि फ़ोटोग्राफिक फ़िल्म जो है वो ब्लैक हो जाएगी जहाँ जहाँ एक्सरे पड़ेगी। और जो बोन है वहाँ उस वाली जगह पे चूँकि एक्सरेज जो हैं एब्जॉर्ब हो चुकी हैं, तो वो फिर फोटोग्राफिक फ़िल्म को अफेक्ट नहीं करेंगी उस जगह से, तो ये वाइट जगह रहेगी। तो ये वाइट कलर की हो जाएगी, ये वाला पोर्शन वाइट होगा और ये ब्लैक होगा, जिसकी वजह से आपको एक गुड कंट्रास्ट मिलेगा और आपको एक क्लियर जो है ना वो पिक्चर नज़र आ जाएगी। मतलब बेसिकली ये तीन तरीके, जैसे पेट स्कैनिंग, एक्सरेज और अल्ट्रासाउंड, सारे के सारे इंटरनल बॉडी स्ट्रक्चर को देखने के लिए। वरना अदरवाइज़ पहले जब ये ऐसा नहीं था तो उनको बॉडी के अंदर क्या चल रहा है उसके लिए ज़ाहिर है वो कट करके और सब कुछ वो सर्जरी वगैरह करनी पड़ सकती होती थी। तो ये बड़ा अच्छा मेडिकल का ये नया इन लोगों ने मतलब वो ऑप्शन निकाल लिया है कि इसमें आप बग़ैर वो किए कुछ भी, तो यानी फिर उसमें आपको पता है सेप्टिक होने का ख़तरा होता है कि अगर आपने वो किया है, सारे बैक्टीरिया वगैरह और सारे जरासीम वगैरह इसमें इन्वॉल्व होने का ख़तरा होता है। तो ये फ़ायदा ये कि बाहर से ही जो भी ये फिजिशियन है उसको पता चल जाता है कि अंदर क्या इशू है। अगर अब जैसे बोन में क्रैक होगा, ज़रा सा भी क्रैक होगा, तो क्या होगा कि एक्सरे उधर से पास कर जाएंगी और आपकी बोन में जो वाइट कलर का शेडो जो भी नज़र आ रहा है उसमें जहाँ पे क्रैक होगा वहाँ पे आपको ब्लैक कलर का जो भी वो है नज़र आएगा पोर्शन, तो क्लियरली आप देख सकते होंगे। तो ये एक्सरेज की बिल्कुल बेसिक्स हैं कि ऐसे एक्सरेज के थ्रू आप वो इमेजिंग कर सकते हैं। अच्छा, अब हम लोगों ने पहले तो ये देखना है, जो हमारा सबसे पहला गोल होगा वो ये होगा कि एक्सरेज बनती कैसे हैं यानी कि एक्सरेज की पहले डेवलपमेंट हमें समझनी पड़ेगी कि ये कैसे डेवलप होती हैं, कैसे फॉर्म होती हैं, और फिर बाद में हम उसी को लेके आगे डिटेल पढ़ेंगे कि एक्सरे इमेजिंग में वो जो एक्सरे फॉर्मेशन है वो क्या रोल प्ले कर रही है, यानी एक्सरे इमेज को कैसे इम्प्रूव किया जा सकता है उस एक्सरे ट्यूब की मदद से जिससे आप एक्सरे बना रहे हैं। एक्सरे ट्यूब जो एक्सरे बनाने में आपको हेल्प कर रही है, उसमें क्या क्या चेंजेस लेकर आएंगे ताकि आपका बेहतर एक्सरे इमेज बन सके। सो चलें जी, सबसे पहले हम पढ़ते हैं कि एक्सरे ट्यूब है जो एक्सरे बनाएगी हमारे लिए, और उसमें क्या होगा कि हमारे पास एक वैक्यूम ग्लास कंटेनर होगा, ठीक है, ट्यूब की फॉर्म में, और यहाँ पे होगी वो फिलामेंट, ठीक है, और उसके अंदर आपके पास लगा होगा ऑल्टरनेटिंग करंट सप्लाई, एसी सप्लाई होगा। अच्छा, यहाँ पे एसी सप्लाई की जगह डीसी बैटरी भी हो सकती है, ठीक है, आपकी चॉइस है, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और फिर यहाँ पे लगा हुआ होगा आपके पास एक हाई पोटेंशियल बैटरी और उसका नेगेटिव टर्मिनल इधर होगा, ठीक है। याद रखिएगा कि इसको कहते हैं फिलामेंट और हॉट फिलामेंट इसको कहते हैं, और इसमें जो करंट होगा उसको हम कहेंगे कैथोड करंट कैथोड करंट है जी इधर। अब क्या होगा कि दूसरी तरफ आपके पास होगा एनोड, ठीक है, और वो किसी हैवी मेटल का बना हुआ होता है एनोड। एनोड इसलिए कह रहे हैं क्योंकि वो पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी के साथ कनेक्टेड है। तो ये किसी हैवी मेटल, फॉर एग्ज़ाम्पल मुझे लगता है कि शायद ये कोई टंगस्टन वगैरह थी,
कि आपका जो फिलामेंट है वो हीट अप हो जाता है और हीट अप होके इसमें से इलेक्ट्रॉन रिलीज़ होते हैं और इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉन के रिलीज़ होने को हम कहते हैं थर्मियोनिक एमिशन। थर्मियोनिक एमिशन, थर्म मीन्स हीट एंड आयोनिक मीन्स इलेक्ट्रॉन का रिमूवल, ठीक है। हीट की वजह से इलेक्ट्रॉन्स का रिमूव होना, दैट इज़ कॉल्ड थर्मियोनिक एमिशन। असल में मसला क्या है कि जी रिमूवल और एमिशन ऑफ, रादर रिमूवल की बजाय एमिशन लिखना चाहिए, एमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम सरफेस ऑफ हॉट मेटल। और आपको पता है कि ये इलेक्ट्रॉन्स क्यों रिमूव होते हैं या क्यों रिलीज़ होते हैं, क्योंकि आप उसको एनर्जी देते हैं इन द फॉर्म ऑफ हीट, ठीक है, जिससे वो इलेक्ट्रॉन एनर्जी गेन करके न्यूक्लियस की जो अट्रैक्टिव फोर्स है उसको ओवरकम कर लेते हैं और वो मेटल की सरफेस में से बाहर आ जाते हैं। तो ये आपके इलेक्ट्रॉन्स इस वक्त बाहर आए हुए हैं, ठीक है। अब क्या होगा कि पॉजिटिवली चार्ज एनोड उनको अट्रैक्ट कर लेगा, ठीक है, और जब इलेक्ट्रॉन इधर नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल तक पहुंच जाएंगे और सर्किट कंप्लीट हो जाएगा आपका ये। अच्छा, अब इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो जो एनोड ने उनको अट्रैक्ट किया है, इसका ये मतलब है कि असल में देखा जाए तो इलेक्ट्रॉन्स जो हैं आपके, ये वाले इलेक्ट्रॉन्स एक इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर हैं, ठीक है। और आपको पता है कि जब भी कोई चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर हो तो वो पोटेंशियल एनर्जी गेन कर लेता है। यानी कि आपको यूँ कहना चाहिए, मैं आपसे ये भी कह सकती हूँ कि जैसे आपके पास दो प्लेट्स हैं, ठीक है, एक पॉजिटिवली चार्ज है और एक नेगेटिवली चार्ज प्लेट है, तो इसका मतलब है कि यहाँ पे एक इलेक्ट्रिक फील्ड है और अगर आप यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन छोड़ेंगे तो क्या होगा कि वो अट्रैक्ट होगा, यानी इस नेगेटिव चार्ज प्लेट से रिपेल होगा और उस पॉजिटिव चार्ज की तरफ अट्रैक्ट होगा। तो वो हम कहते होते हैं ना कि आपने चार्ज को एक स्पेशल पोजीशन दे दें अगर इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर, तो वो पोटेंशियल एनर्जी गेन कर लेता है और इस वक्त इसके पास स्टोर्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी होगी जिसकी वजह से वो भागता हुआ जाएगा पॉजिटिव चार्ज प्लेट की तरफ, क्योंकि वो इस नेगेटिव चार्ज प्लेट से रिपेल हो रहा है, ठीक है। तो वही पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रोड नज़र आ रहा है, ठीक है, तो वो अट्रैक्ट होगा क्योंकि ये इस सूरत में इसके पास स्टोर्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी है जो कि कन्वर्ट होगी फिर काइनेटिक एनर्जी में। इसका मतलब ये है कि आपने इस मेथड के थ्रू इलेक्ट्रॉन को वो एनर्जी प्रोवाइड की है, ठीक है। कौन सी एनर्जी प्रोवाइड की है जी? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी प्रोवाइड की है और आपकी प्रोवाइड की हुई इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन में कन्वर्ट हो गई है, यानी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी जो कि कैसे आई है, इस बैटरी के पोटेंशियल की वजह से आई है। और ये हाई पोटेंशियल बैटरी होती है, मोस्टली 80 किलो वोल्ट्स का पोटेंशियल होता है इसका। तो ये जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी दी आपने वो काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन में कन्वर्ट हो जाएगी। तो इसका मतलब ये कि पहले यहाँ पे आपके इलेक्ट्रॉन आराम से बैठे हुए थे, ठीक है, और आप इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेलरेट करवा देंगे। मतलब ये कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी देकर आपने उनकी काइनेटिक एनर्जी को इंक्रीज़ करा दिया। और आपको फार्मूला याद होगा V = W/Q वाला, यहाँ से W = VQ। तो ये चार्ज किसका है जी? इलेक्ट्रॉन का चार्ज है, ठीक है। और ये पोटेंशियल कौन सा है? ये आपकी एक्सरे ट्यूब का पोटेंशियल है जो कि 80 किलो वोल्ट अभी मैं बता रही थी। तो ये वाला जो है W आपकी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी होगी, दिस इज़ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। तो यहाँ पे हम फार्मूला लगा देंगे Q × डेल्टा V भी आप कह सकते हैं या V कह लें, QV = 1/2 mV/f²। इनिशियल वेलोसिटी तो आपकी 0 थी ना, यानी इलेक्ट्रॉन की, और फिर उसने काइनेटिक एनर्जी गेन कर ली तो फाइनल वेलोसिटी आपकी आ जाएगी। ये कहानी अब आपके पास आ गई। अच्छा, इसका मतलब है कि इलेक्ट्रॉन जब यहाँ पे पहुँचेगा तो उसके पास काइनेटिक एनर्जी पोजेस करता होगा और वो काइनेटिक एनर्जी फाइनल होगी, जबकि उसके पास इनिशियल जो काइनेटिक एनर्जी थी वो 0 थी। क्लियर हो गया जी? अब क्या होगा कि इलेक्ट्रॉन पेनिट्रेट कर जाएगा इनटू द एनोड, और जब वो एनोड के अंदर पेनिट्रेट करेगा तो अंदर टंगस्टन के एटम होंगे, ठीक है जी। तो
तो इलेक्ट्रॉन अब मैं दिखा रही हूँ कि वो पेनिट्रेट कर चुका है और अंदर एक एटम है, और आपको शुरू से ही पता है कि एटम में बहुत छोटा सा न्यूक्लियस होता है। मोस्ट ऑफ द पार्ट ऑफ एटम इज़ एम्प्टी, एएस में हम पढ़ते थे, ठीक है। और उसमें न्यूक्लियस बहुत स्मॉल है। आपको याद होगा कि डायमीटर ऑफ न्यूक्लियस जो है 1 × 10⁻⁻15 मीटर है, और या साइज़ कह लो जो भी, और एटम का जो है वो 1 × 10⁻⁻10 है, तो 1 लाख का डिफरेंस है। तो न्यूक्लियस का साइज़ बहुत छोटा है, लेकिन उस पर स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव चार्ज होता है। अब इलेक्ट्रॉन अपनी कौन सी एनर्जी लेकर आ रहा है? वही काइनेटिक एनर्जी फाइनल, जो कि किसके इक्वल थी? वो चार्ज इनटू इलेक्ट्रिक पोटेंशियल प्रोवाइडेड बाय द बैटरी, उसके प्रोडक्ट के इक्वल थी। तो ये काइनेटिक एनर्जी फाइनल लेकर जब वो अंदर आएगा तो पॉजिटिव चार्ज न्यूक्लियस उसको अट्रैक्ट करेगा, जिसकी वजह से उसकी डायरेक्शन ऐसे चेंज हो जाएगी, यानी कि वो ऐसे बेंड होगा तो डायरेक्शन चेंज हो जाएगी। तो जब वो बेंड करेगा आपका, अब ये है कि आप ये मत सोचिएगा कहीं कि आपका इलेक्ट्रॉन आके इसके अंदर जाके लगेगा, क्योंकि वो इतनी हाई स्पीड से आ रहा है तो वो पॉजिटिव चार्ज न्यूक्लियस की अट्रैक्शन उसके डायरेक्शन को ही बस चेंज कर पाएगी, ठीक है। तो अब डायरेक्शन के चेंज होने की वजह से आपको पता है वेलोसिटी तो चेंज होती है। और मज़े की बात ये भी है कि जब आप हाई स्पीड से आ रहे हो और अपने हाई स्पीड से आते हुए डायरेक्शन चेंज करनी हो तो डेफिनेटली आपकी काइनेटिक एनर्जी ने डिक्रीज़ होना ही होना, यानी आप स्लो डाउन होंगे। तो क्या कहानी है जी कि जब इलेक्ट्रॉन पहले एक्सेलरेट हुए थे, किसकी वजह से एक्सेलरेट हुए थे? बाहर जो बड़ी बैटरी लगी हुई थी उसकी वजह से। और जब वो टंगस्टन के एनोड के अंदर दाखिल हुए तो फिर वो डिसेलरेट होंगे और काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज़ होगी। एंड दैट चेंज इन काइनेटिक एनर्जी आफ्टर एंटरिंग इनटू द एनोड, ये चेंज इन काइनेटिक एनर्जी विल अपीयर एज एन एक्सरे फोटोन, ठीक है। ये एक्सरे फोटोन के फॉर्म में भी अपीयर होगी, ये डिक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी, ठीक है जी। और यहाँ पे आपको यहाँ पे जी एक विंडो बनी हुई होती है, ठीक है, जिसमें से एक्सरेज जो हैं वो एमिट होती हैं, ठीक है। एनोड में इलेक्ट्रॉन्स एंटर हुए, इलेक्ट्रॉन्स जो है वो अट्रैक्ट हुए पॉजिटिव चार्ज न्यूक्लियस की तरफ, क्यों वैसे उसका साइज़ बहुत बड़ा है एटम का और न्यूक्लियस का साइज़ छोटा है, तो ऐसा नहीं होगा कि सारे के सारे इलेक्ट्रॉन जाके न्यूक्लियस में एब्जॉर्ब हो जाएं, ठीक है। हाँ, कोई एक आधा इलेक्ट्रॉन, या यानी मैं कहूँगी कि 100 में से हम कह सकते हैं कि 4% इलेक्ट्रॉन के चांस है कि वो सीधा न्यूक्लियस के साथ हेड ऑन कोलिजन करें। तो ऐसी सूरत में अगर वो हेड ऑन कोलिजन करते हैं तो काइनेटिक एनर्जी जो है वो, ये मैं क्या लिख रही हूँ, मैंने कुछ गलत किया है यहाँ पे, एक गलती मैंने ये कर दी जी कि यहाँ पे अब उस दूसरा फेज़ हो गया ना, यानी कि जब वो एंटर होंगे तो फिर उस वक़्त जो होगी वो काइनेटिक एनर्जी इनिशियल कहलाएगी और ये काइनेटिक एनर्जी फाइनल होगी ना, यानी वंस अगेन एंटर होने पे काइनेटिक चेंज होगी। मतलब एक तो ये इनिशियल थी और फिर एंटर होते हुए जो फाइनल थी दैट बिकम इनिशियल फॉर द सेकेंड केस। अब हम सेकेंड केस डिस्कस करें जिसमें अब जो काइनेटिक एनर्जी में दोबारा से चेंज आएगी वो अपीयर होगी इन द फॉर्म ऑफ एक्सरे फोटोन। तो उसमें बात ये हो रही थी कि अगर आपकी ये जो सेकेंड ऑप्शन में मैं बात करी थी कि अगर हेड ऑन कोलिजन होती है विद द न्यूक्लियस तो फिर काइनेटिक एनर्जी फाइनल आपकी 0 हो जाएगी एंड दैट चेंज विल बी ग्रेटेस्ट। ये अगर वो हेड ऑन कोलिजन होती है तो ग्रेटेस्ट चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। और अगर ये ग्रेटेस्ट चेंज इन काइनेटिक एनर्जी है तो एक्सरे फोटोन की एनर्जी जो एक्सरे फोटोन रिलीज़ होगा वो भी सबसे ज़्यादा एनर्जी वाला होगा। और हाई एनर्जी वाले एक्सरे फोटोन को आप कहते हैं हार्ड एक्सरेज। हार्ड एक्सरेज कौन सी होती हैं जी? जिसमें एक्सरे फोटोन्स कैरी हाई एनर्जी, एक्सरे फोटोन्स कैरी हाई एनर्जी। फोटोन कहाँ पे रिलीज हो रहा है? इधर इसमें से ये जो आपका एनोड है उसमें से फोटोन निकलेगा ऐसे करके और आगे विंडो बनी होती है उसमें से बाहर आ जाएगा। ओके, इनको डिटेक्ट करने का कोई तरीका होगा? अब आगे डिटेक्ट करने का मतलब हमें कैसे पता चलेगा कि एक्सरे फोटोन्स निकल रहे हैं?
ओके। आपके एक्सरे फोटोन जो है ना, वो अगर आप किसी मेटल पे हिट करवाएं तो वो उसको एक्साइट कर देंगे, और फिर डी एक्साइटेशन के बाद वो मेटल में भी कोई और कलर्ड रेडिएशंस भी निकाल सकता है, तो आपको पता चल जाएगा कि यहाँ पे एक्सरेज बन रही हैं। ठीक है, तो वो डिटेक्शन का तो बहुत सारे ऑप्शंस और भी हैं, डिफरेंट तरीके जिनसे वो पता चलेगा कि डिटेक्ट हो गए, कि एक्सरे एमिट हो रहे हैं। अच्छा, हार्ड एक्सरे समझ आ गई, हाई एनर्जी वाली एक्सरेज हैं, और सॉफ्ट एक्सरेज वो हैं जिनकी एनर्जी कम है। तो इसका मतलब ये कि सॉफ्ट एक्सरेज कब बनेगी, जब कोई इलेक्ट्रॉन आ रहा है और उसकी एनर्जी में बहुत कम चेंज आया है। ठीक है, अगर उसकी वो एंटर होता है यहाँ पे आपके एनोड के अंदर और उसकी एनर्जी में बहुत स्मॉल चेंज आई है, तो आप कहेंगे कि सॉफ्ट एक्सरेज बनी है। तो इसका मतलब है कि जब आप यहाँ पे एक्सरेज बना रहे होंगे तो आपको बीच ही में सॉफ्ट एक्सरेज भी मिलेंगी और हार्ड एक्सरेज भी मिलेंगी। अब मुझे ये बताएं कि कौन सी एक्सरेज बेटर होंगी फॉर इमेजिंग। इमेजिंग के लिए जो बेटर वाली हैं वो हार्ड हैं। हार्ड एक्सरेज को हम प्रेफर करते हैं, ठीक है जी, फॉर यूज्ड फॉर इमेजिंग। अब इसकी क्या वजह है कि सॉफ्ट एक्सरेज को क्यों आप नहीं चाहते कि वो यूज़ की जाएं? उसकी वजह ये बेटा कि क्या कहानी है जी, शुरू में मैंने सुनाई थी कि जब एक्सरेज आ रही होती हैं तो अगर वो सॉफ्ट होंगी तो वो तो इवन आपके मसल्स में एब्जॉर्ब हो जाएंगी। वो सॉफ्ट होंगी, उनकी इतनी एनर्जी नहीं होगी, तो वो पेनिट्रेट नहीं कर सकेंगी इवन मसल्स में से भी। और इससे क्या होगा कि एक्सरेज जो हैं वो जीन्स को म्यूटेट कर देती हैं और कैंसर कॉज कर सकती हैं। ठीक है, बड़ी हैज़र्डस हैं, तो बॉडी डोजेज जिसको बोलते हैं। तो सॉफ्ट एक्सरेज जो हैं वो बॉडी डोजेज इंक्रीज़ करती हैं। बॉडी डोजेज का ये मतलब है कि यानी आपकी बॉडी जितनी एक्सरेज को एब्जॉर्ब कर रही है, तो आप नहीं चाहते कि वो एब्जॉर्ब हों, आप चाहते हैं कि वो पेनिट्रेट करके निकल जाएं। तो हार्ड एक्सरेज होंगी, ज़्यादा एनर्जी वाली होंगी, तो मसल्स में तो आराम से निकल जाएंगी। ठीक है जी, तो क्या होगा कि आपका जो है वो नुकसान कम होगा। अब आप कहेंगे कि नहीं, बोन्स तो फिर एब्जॉर्ब करती हैं। येस, यू आर राइट, वो एब्जॉर्ब करती हैं, तभी तो कहा जाता है कि एक्सरे ज़्यादा नहीं करवाने चाहिए। तो ये जाहिर है इतना ज़्यादा कोई वो नहीं है, हेल्थ के लिए ख़तरनाक ही है। तो ये कहानी है जी। इसलिए फिर क्या किया जाता है कि आपके तो जो एक्सरेज बन रही हैं वो तो मिक्स है, उसमें सॉफ्ट भी हैं, हार्ड भी हैं। तो जब एक्सरे ट्यूब में से एक्सरे निकलती है और आपने उसको पेशेंट के उस पर बॉडी पे करवाना होता है इंसिडेंट, तो उससे पहले आप लगाते हैं जी एक एल्यूमिनियम फ़िल्टर। ठीक है, और एल्यूमिनियम फ़िल्टर क्या करता है कि वो सॉफ्ट एक्सरेज को एब्जॉर्ब कर लेता है। ठीक है, और इससे क्या फ़ायदा होता है, पेशेंट की बॉडी में एंटर होने से पहले ही सॉफ्ट एक्सरेज आपकी निकल जाती हैं उसमें से, एब्जॉर्ब्स सॉफ्ट एक्सरे, और सिर्फ हार्ड एक्सरेज बचती हैं जो कि बेहतर हैं आपकी पेशेंट की बॉडी में। बॉडी डोजेज नहीं इंक्रीज़ होगा, यानी कि वो उसमें से पेनिट्रेट करके निकल जाएंगी। अच्छा, अब हमें ये भी बात समझ आ गई कि एक्सरेज जो बन रही हैं वो वाइड रेंज ऑफ एनर्जी पोजेस करती हैं, यानी देर आर सम सॉफ्ट एक्सरेज, हार्ड भी हैं, यानी कुछ की एनर्जी कम है, कुछ की एनर्जी ज़्यादा है। तो फिर अगर मैं आपसे ये कहूँ कि आपने एक ग्राफ बनाना है, ठीक है, और उसको याद भी रखना है उसकी शेप को, कि वाई एक्सिस पे अगर हमारे पास इंटेंसिटी हो, इंटेंसिटी, ठीक है जी, और एक्स एक्सिस पे आपकी वेवलेंथ हो, और आपको ये बात भी पता होगी कि एनर्जी ऑफ एक्सरे फोटोन, एनर्जी ऑफ एक्सरे फोटोन का जो फार्मूला है वो क्या हो सकता है, या तो HF हो सकता है या फिर HC/λ। ठीक है ना, तो इसका मतलब ये है कि एक्स एक्सिस पे अगर आपको वेवलेंथ नज़र आ रही है तो आपके पास एक वाइड वैरायटी वाले एक्सरेज अवेलेबल हैं, तो आपका ग्राफ जी बनेगा कुछ ऐसे करके। ठीक है, ये ठीक है जी। फिर यहाँ पे कुछ पीक्स होती हैं, वो पीक्स अभी हम डिस्कस करेंगे, ठीक है, कि वो क्यों बनती है। तो ऐसे करके कुछ शेप बनती है आपके ग्राफ की। तो आप देख रहे हैं कि बहुत सारी डिफरेंट वेवलेंथ्स वाली ये सारा जो है ना, ये लाइन आपको जो
कंप्लीट लाइन नज़र आ रही है, इसको बोलते हैं हम कॉन्टीन्यूअस स्पेक्ट्रम। कॉन्टीन्यूअस स्पेक्ट्रम का क्या मतलब है? अ स्पेक्ट्रम विच कॉन्टेन्स ऑल वेवलेंथ्स जो कि कॉरेस्पॉन्ड करती हैं जी ऑल एनर्जी वाली एक्सरेज। ठीक है, हर किस्म की एनर्जी वाली एक्सरेज अवेलेबल हैं, तो वी विल से दैट के जी कॉन्टीन्यूअस स्पेक्ट्रम हमारे पास मिलेगा हमें, और यानी हमारे पास एक वाइड वैरायटी ऑफ एक्सरेज मिल जाएगी कि सारे एनर्जी वाले एक्सरे फोटोन आपके पास अवेलेबल हैं। ठीक है, तो ये स्टोरी है, और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपका लैम्डा की वैल्यू है वो स्मॉलेस्ट है। ठीक है, तो स्मॉलेस्ट वेवलेंथ का मतलब है हाईएस्ट एनर्जी, और ये स्मॉलेस्ट वेवलेंथ इसका एक नाम है जी, इसको कहते हैं ये कट ऑफ वेवलेंथ, इसका नाम उन्होंने स्पेशल दिया हुआ है, कट ऑफ वेवलेंथ कहते हैं इसको जी। इसको कट ऑफ वेवलेंथ क्यों कहते हैं? क्योंकि ये वो वाली वेवलेंथ्स हैं जिसमें आप कह सकते हैं कि जी यहाँ पे आपके जो इलेक्ट्रॉन आ रहा था सीधा जाके न्यूक्लियस के साथ हेड ऑन कोलिजन कर रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब है कि यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी फाइनल की वैल्यू 0 बनी है एंड मैक्सिमम चेंज इन काइनेटिक एनर्जी आया है, सो यू आर गेटिंग अ ह्यूज लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी वाला एक्सरे। ठीक है, तो ये स्मॉलेस्ट वेवलेंथ है, इसका मतलब हाईएस्ट एनर्जी इस पे आपको मिलेगी, तो इसको कहते हैं जी कट ऑफ वेवलेंथ। और आपको कॉन्टीन्यूअस स्पेक्ट्रम का भी समझ आ गई, क्योंकि आपके पास बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं, तो हर एक इलेक्ट्रॉन की एनर्जी डिफरेंट अमाउंट से डिक्रीज़ हो रही है। ठीक है, किसी की एनर्जी देखें कोई कैसे आ रहा है, कोई कैसे आ रहा है, कोई दूर से, कोई न्यूक्लियस के से काफ़ी दूर है, कोई काफ़ी करीब है, तो इसका मतलब है हर इलेक्ट्रॉन की एनर्जी क्योंकि डिफरेंट अमाउंट से चेंज हो रही है, सो यू विल बी गेटिंग डिफरेंट एनर्जी वाले एक्सरे फोटॉन, सो दैट्स व्हाई वी विल हैव अ कॉन्टीन्यूअस स्पेक्ट्रम, यानी हर वेवलेंथ वाला एक्सरे फोटॉन तकरीबन अवेलेबल है, सो दैट्स व्हाई ये कॉन्टीन्यूअस स्पेक्ट्रम ऑफ एक्सरे मिलेगा। और कट ऑफ वेवलेंथ की भी बात समझ आ गई कि ये लोएस्ट पॉसिबल वेवलेंथ है, जिसका मतलब है कि हाईएस्ट पॉसिबल एनर्जी आपको मिलेगी। अच्छा, अब ये पीक्स सी क्यों नज़र आ रही हैं, इसको कहते हैं जी कैरेक्टरिस्टिक स्पेक्ट्रम। कैरेक्टरिस्टिक स्पेक्ट्रम, इसको ब्रैमस्टॉलम स्पेक्ट्रम नहीं कहते हैं, ब्रैमस्टॉलम। ठीक है, क्योंकि साइंसदान के नाम पे था, उसने इसको डिस्कवर किया था। अब ये स्पेक्ट्रम कहाँ से आ गया? अब ये स्पेक्ट्रम बेटे ऐसे आया कि इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं आपके, ठीक है, और आके वो जब एटम में एंटर होते हैं तो यहाँ पे आपको पता है कि एटम के न्यूक्लियस के इर्द गिर्द इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे हैं। ठीक है जी, और वो स्पेसिफिक शेल्स के अंदर इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे होते हैं। ठीक है, अब क्या होगा कि एक इलेक्ट्रॉन आया और हेड ऑन वो किसी दूसरे इलेक्ट्रॉन के साथ कोलाइड करेगा और उसको नॉक ऑफ कर देगा। ठीक है, मतलब उसको निकाल देगा, एटम में से ही निकाल देगा, खुद भी चला जाएगा क्योंकि वो हाई स्पीड से आ रहा था, तो इसको वो अपने साथ लेके चला जाएगा, या मे बी किसी और डायरेक्शन में, अगर एंगल से हिट करेगा तो किसी और डायरेक्शन में उसको मूव करवा देगा। तो यहाँ से इस शेल में से इलेक्ट्रॉन चला गया, कहीं और नहीं शिफ्ट हुआ बल्कि निकल ही गया, एटम से ही निकल गया, शेल में से ही निकल गया। तो क्या होगा कि ऊपर वाले इलेक्ट्रॉन जब देखेंगे नीचे एक जगह खाली, और आपको पता है कि लो एनर्जी लेवल जो होते हैं वो ज़्यादा स्टेबल होते हैं, तो वो क्या कोशिश करेंगे, ऊपर से जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो ट्रांजिशन करेंगे, लो एनर्जी लेवल में जंप करेंगे, एंड जो ऊपर वाला इलेक्ट्रॉन चूँकि वो हाई एनर्जी पोजेस करता था, तो लो एनर्जी लेवल में आने के लिए उसको एनर्जी रिलीज़ करनी पड़ेगी, तभी वो नीचे वाले इलेक्ट्रॉन नीचे वाले एनर्जी लेवल में आके रिजाइड कर सकता है। तो ऊपर वाला इलेक्ट्रॉन जो है वो एनर्जी रिलीज़ करेगा, एंड लेट्स से कि उसने E3 से फॉर एग्जांपल E1 में जंप लगाया है, जिसमें जंप लगाते हैं उसी को बाद में लिखा जाता है। ठीक है, और याद रखिएगा कि ये एनर्जी लेवल मोर नेगेटिव होता है। उसकी वजह ये होती है कि वो क्लोजेस्ट टू द न्यूक्लियस है, तो आपको ज़्यादा एनर्जी चाहिए होती है उसको क्लोजेस्ट इलेक्ट्रॉन को रिमूव कराने के लिए, और नेगेटिव साइन उस एनर्जी के साथ इसलिए लगाया जाता है
तक, क्योंकि ये एनर्जी आपको देनी पड़ेगी उसको रिमूव कराने के लिए, ठीक है ना। तो ये मोर नेगेटिव होते हैं और ये लेस नेगेटिव होती है वैल्यू, और जिससे आप देख सकते हैं कि जब आप डेल्टा लेंगे उसका तो वो आपकी पॉजिटिव वैल्यू बनेगी, ठीक है। रूल ये है कि अगर आप हाई एनर्जी से लो में आते हैं तो बज़ाहिर आप उसे लो एनर्जी लेवल कह रहे हैं, लेकिन असल में मोर नेगेटिव वैल्यू है ना वो, इसलिए आप लो एनर्जी लेवल कह रहे हो। बट वो नेगेटिव का साइन इंडिकेटर है कि जी आपको ये एनर्जी देनी पड़ेगी, और वो ज़्यादा एनर्जी इसलिए चाहिए होगी क्योंकि क्लोजेस्ट टू द इलेक्ट्रॉन है, ज़्यादा टाइटली बॉन्डेड है, तो मोर एनर्जी चाहिए। तो कहानी ये समझ आ गई जी कि ये वाला जो आपका एनर्जी लेवल था, इसकी एनर्जी ज़्यादा थी, तो लो एनर्जी में आने के लिए उसने कुछ एनर्जी रिलीज़ करनी है, एंड दैट एनर्जी जो कि रिलीज़ हो रही होगी वो एमिट होगी इन द फॉर्म ऑफ एक्सरे फोटोन के फॉर्म में। वो एनर्जी यहाँ से रिलीज़ हो जाएगी। देखिए मैं आपको ये बना के दिखाती हूँ। यहाँ से जी एक एक्सरे फोटोन निकलेगा, और वो एक्सरे फोटोन जो होगा वो स्पेसिफिकली इतनी एनर्जी पोजेस करता होगा जो दो एनर्जी लेवल के डिफरेंस के इक्वल होगी। इस वजह से हम इसको करेक्टरिस्टिक स्पेक्ट्रम कहते हैं, क्योंकि ये आपका जो टंगस्टन मेटल है उसके एनर्जी लेवल्स को इंडिकेट कर रहा है, ठीक है। टंगस्टन के एनर्जी लेवल्स के बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा है। तो जो भी आप इसमें टारगेट मेटल यूज़ करोगे, यहाँ पे जो पीक्स आएंगी या स्पाइक से आपको नज़र आएंगे, वो वेवलेंथ स्पेसिफिकली इंडिकेट करेगी कि वो दो एनर्जी लेवल के डिफरेंस के इक्वल एनर्जी को रिप्रेजेंट कर रही है, ठीक है ना। यानी वो एक्सरे फोटोन दो एनर्जी लेवल के डिफरेंस को इंडिकेट करेगा, जिससे आपको उस मेटल के बारे में भी इंफॉर्मेशन मिल सकती है इस तरह से। तो ये जी इसकी डिटेल्ड जो है ना डिस्कशन हो गई। अच्छा जी, अब हम लोगों ने चूँकि ये पोर्शन कर लिया, अब हम इसमें मज़ीद कुछ चीज़ें देखेंगे कि हम कैसे अपने इमेज को बेहतर बना सकते हैं, ठीक है जी। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि इंटेंसिटी ऑफ एक्सरेज, ठीक है, जो भी हम जो पेशेंट को हम एक्सपोज कर रहे हैं जिस इंटेंसिटी ऑफ एक्सरेज के लिए, वो हम उसको इंक्रीज़ या डिक्रीज़ कैसे कर सकते हैं, चेंज कैसे कर सकते हैं। तो वो जी उस इंटेंसिटी होती क्या है, पहले तो वो फार्मूला लगाए ना, पावर ओवर एरिया, ठीक है। और इंटेंसिटी एक्सरेज की इंटेंसिटी की बात हो रही है तो पावर एक्सरे की होगी, और पावर क्या होती है, एनर्जी ओवर टाइम, टोटल एनर्जी ओवर टाइम, ये आपकी पावर आ गई, मल्टीप्लाइड बाय 1 ओवर एरिया। आप एनर्जी को आगे मज़ीद वो कर लें, डिकम्पोज कर लें, यानी n टाइम्स द एनर्जी ऑफ 1 फोटोन, यानी एनर्जी ऑफ 1 फोटोन आ जाएगी HF या HC ओवर लैम्डा, ठीक है। ये आ गई डिवाइडेड बाय टाइम मल्टीप्लाइड बाय 1 ओवर एरिया। अब इसमें इंटेंसिटी का क्या हिसाब किताब है कि ये तो आपकी एक एक्सरे फोटोन की एनर्जी आ गई। तो अगर आप नंबर ऑफ एक्सरे फोटॉन्स जो कि एमिट हो रहे हैं पर यूनिट टाइम, किस में से जी, वही एक्सरे ट्यूब में से। यहाँ पे आपकी एक्सरे ट्यूब थी, इसमें से एक्सरे फोटॉन्स एमिट हो रहे हैं, तो जितने ज़्यादा एक्सरे फोटॉन्स पर यूनिट टाइम एमिट होंगे आपकी इंटेंसिटी उतनी ही ज़्यादा होगी। ऑल्दो आप देख सकते हैं कि इंटेंसिटी जो है वो एनर्जी ऑफ 1 फोटॉन पे भी डिपेंडेंट है, और एरिया कांस्टेंट है अगर, और आपकी फ्रीक्वेंसी ऑफ द फोटॉन कांस्टेंट है जो भी एमिट हो रहा है, तो इसका मतलब है इंटेंसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है नंबर ऑफ फोटॉन्स एमिटेड पर यूनिट टाइम से। अब उसको कैसे बढ़ाना है, नंबर ऑफ फोटॉन्स एमिटेड पर यूनिट टाइम बढ़ाने के लिए आपको यहाँ पे जो आपके वो इलेक्ट्रॉन रिलीज़ हो रहे हैं थर्मियोनिक एमिशन की वजह से, उनको इंक्रीज़ करना पड़ेगा। ये मोर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे, जितने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स होंगे उतनी ही ज़्यादा एक्सरे फोटॉन्स भी एमिट होंगे डेफिनेटली, क्योंकि जाहिर है यही इलेक्ट्रॉन तो जाके उनकी काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज़ होती है और उसकी चेंज जो है वो एक्सरे फोटॉन की फॉर्म में रिलीज़ होती है। तो आप ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स कैसे रिलीज़ करवा सकते हैं, आप उसको ज़्यादा हीट करेंगे तो ज़्यादा इलेक्ट्रॉन रिलीज़ होंगे। ज़्यादा हीट करने के लिए आपको इसके अंदर जो करंट है उसको इंक्रीज़ करना पड़ेगा, ठीक है। इस करंट को कहते हैं हम कैथोड करंट, या फिर हम इसका एक और नाम लेते होते हैं जी हीटर करंट, ठीक है। तो हीटर करंट इंक्रीज़ करेंगे, ठीक है जी। तो इंटेंसिटी ऑफ एक्सरे बीम इज़ डिटरमिन्ड बाय द रेट ऑफ अराइवल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एट द मेटल टारगेट। ज़्यादा इलेक्ट्रॉन अराइव करेंगे ज़्यादा एक्सरेज एमिट होंगी,
दैट इज़ ट्यूब करंट, यानी इलेक्ट्रॉन का जो मूवमेंट है ट्यूब के अंदर उसको ट्यूब करंट कहा जाता है। दिस इज़ कॉल्ड बेसिकली ट्यूब करंट। ठीक है जी, ये सब नाम आपको थोड़े से आइडिया होना चाहिए, ताकि पेपर में जब एक क्वेश्चन के अंदर ये नाम आते हैं तो बच्चे वैसे ही डर जाते हैं, पता नहीं क्या ये इन्होंने कह दिया। ट्यूब करंट इज़ कंट्रोल्ड बाय हीटर करंट ऑफ द कैथोड। ठीक है, ये आपकी कैथोड है, इसके हीटर करंट से कंट्रोल होगा। द ग्रेटर द हीटर करंट द हॉटर द फिलामेंट एंड हेंस ग्रेटर रेट ऑफ इमिशन ऑफ थर्मो इलेक्ट्रॉन्स एंड ग्रेटर इज़ द इंटेंसिटी। डेफिनेटली सब चीज़ों का ताल्लुक इसके साथ। अच्छा, अब सवाल ये उठता है कि मोर इंटेंस एक्सरेज अच्छी हैं आपके इमेज के लिए। ठीक है, मोर इंटेंस एक्सरेज क्यों अच्छी हैं जी? इसलिए अच्छी हैं क्योंकि वो आपका जो कंट्रास्ट है वो गुड होगा। ठीक है, इसकी वजह से कंट्रास्ट बेटर हो जाता है, गुड कंट्रास्ट देती हैं। ये कैसे गुड कंट्रास्ट देती हैं बेटा? कि यूँ है कि जी फ़र्ज़ करें ये आपका ये मसल है और ये दरमियान में फॉर एग्ज़ाम्पल बोन है और पीछे आपकी फ़ोटोग्राफिक फ़िल्म है, तो जितनी इंटेंस का मतलब है मोर फोटॉन्स, जितने ज़्यादा फोटॉन्स होंगे इसमें से बहुत ज़्यादा फोटॉन्स पास करेंगे तो ये जो सारा एरिया है वो फुल ब्लैक हो जाएगा, और दरमियान में जब वो सारे फोटॉन्स आए रहे ये बोन आपकी एब्जॉर्ब कर लेती है उसको, दरमियान वाला पोर्शन वाइट रहेगा, तो साइड वाला सारा पोर्शन फुल ब्लैक करना चाहते हैं आप, फुल ब्लैक हो। ठीक है, तो कंट्रास्ट किसको कहते हैं कि भाई ब्लैक और वाइट, जितना ज़्यादा बैकग्राउंड डार्क हो उतने ही ज़्यादा वो आपको जो उसके सामने चीज़ होगी वो क्लियर नज़र आएगी। बोन उसको एब्जॉर्ब करेगी और मसल उसको रिफ्लेक्ट कर देगी। नहीं, रिफ्लेक्ट नहीं, पास करने देगा। अच्छा, करने ठीक है, ठीक, पास कर, इसमें पेनिट्रेट कर जाती है ना एक्सरे। अच्छा, अल्ट्रासाउंड की कहानी इससे बिल्कुल डिफरेंट है। अल्ट्रासाउंड में रिफ्लेक्शन होती है और रिफ्लेक्टेड इंटेंसिटी of ultrasound received at the piezoelectric transducer converted into alternating current and then it is fed into the computer और image formation होती है। यहाँ पे एक्सरेज पास करके पीछे जो फोटोग्राफिक फिल्म है उसका वो चेंज कर देती हैं। जब आप उसे डेवलप करते हैं तो जहाँ पे एक्सरे ने हिट किया होता है वो जगह आपको ब्लैक नज़र आती है। ठीक है जी, तो वही मसला ये है कि मोर नंबर ऑफ एक्सरे फोटॉन्स होंगे यानी मोर इंटेंस बीम होगी तो ज़्यादा कवरेज होगी आपके ब्लैक की और वो क्लियर और गुड कंट्रास्ट आपको देगा। ठीक है जी। अच्छा, अब बात आ गई कि आपके जो नेक्स्ट चीज़ है यानी नेक्स्ट अब हमने इसमें पढ़ना है वो है हार्डनेस ऑफ एक्सरे। हार्डनेस ऑफ एक्सरे यानी कि एक्सरे हार्ड कैसे बनाई जाए। आपको पता है ना, अभी बात हो रही थी कि मोर एनर्जेटिक इसको कैसे बनाई जाए। ठीक है, और जितनी ज़्यादा एनर्जेटिक होगी उतनी ही ज़्यादा पेनिट्रेट करने की एबिलिटी उसके अंदर होगी, मोर पेनिट्रेटिंग होगी, यानी आसानी से वो गुजर जाएगी उसमें से, किस में से भला ये जो भी आपके मसल्स हैं उसमें से आराम से गुजर जाएगी। अच्छा, पेनिट्रेशन का कहानी कुछ ये है कि आपका जो इक्वेशन है इंटेंसिटी इज इक्वल टू आई नॉट ई रेज टू द पावर माइनस म्यू एक्स, ये आपको पता है ना, ये अटेनुएशन की वो है कि कैसे आपकी इंटेंसिटी ऑफ एक्सरे कैसे अटेनुएट होगी, यानी उसकी इंटेंसिटी किस तरह डिक्रीज करेगी, यानी एक्सपोनेंशियल डिके है ये, कि अगर यहाँ पे आपकी इंटेंसिटी है और ये आपका डिस्टेंस है और इनिशियल इंटेंसिटी आपकी ये, तो जैसे जैसे आपका एक्सरे फॉर एग्जांपल ये आपकी थिकनेस एक्स है, आपने यहाँ से इंटेंसिटी आई नॉट एंटर हुई थी तो आहिस्ता आहिस्ता डिक्रीज़ होती चली जाएगी, यानी एटेनुएट होगी और यहाँ तक पहुँचते पहुँचते वो आई रह जाएगी। तो ये जो इक्वेशन है ये आपकी एक्सरेज की इंटेंसिटी की एटेनुएशन की इक्वेशन है कि कैसे वो एक्सपोनेंशियली डिके करते हैं। मतलब ये जो ग्राफ है ये एक्सपोनेंशियल डिके का ग्राफ है। सही है जी। अच्छा, तो हम बात ये कर रहे थे कि जितना ज़्यादा हार्ड एक्सरेज होगी उतनी ही ज़्यादा मोर एनर्जेटिक होगी, मोर पेनिट्रेटिंग होगी, और इसका मतलब है कि थिकनेस एक्स को ट्रैवल करने की एबिलिटी उसमें ज़्यादा होगी, यानी मसल में से जब वो गुजरेगी और वो मसल्स में से बाहर निकलेगी तो एटलीस्ट वो पेनिट्रेट कर सकेगी, वरना तो मसल में ही एब्जॉर्ब हो जाना है उसने। अच्छा, अगर आपकी इंटेंसिटी जो है जो एंटर हो रही है मसल के अंदर वो वीक है, यानी आपकी एक्सरेज इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं है, मोर एनर्जेटिक नहीं है, तो वो इतना डिस्टेंस ट्रैवल करने के बाद वो तो डाई आउट हो जाएंगी, यानी उनकी इंटेंसिटी इतनी कम हो जाएगी कि वो अंदर ही रह जाएंगी, बाहर निकल ही नहीं सकती।
पेनिट्रेट नहीं कर पाएंगी. सो दैट्स वाई वी नीड हार्ड एक्सरेज, ताकि आपके जो मसल के अंदर वो रह जाएगी तो ना वो कंट्रीब्यूट करेगी उसके अंदर, ठीक है, इमेज फॉर्मेशन में, कि आपके जो है ना बॉडी के लिए वो हैज़र्डस हैं, बहुत ज़्यादा ख़तरनाक हैं, क्योंकि वो कैंसर कॉज करेंगी, जिसको मैं अभी कह रही थी कि बॉडी डोजेज कह रही थी. लेकिन यहाँ पे अपने हार्डनेस को कंट्रोल कैसे करना है, उसके लिए ये है कि आप एनोड वोल्टेज को इंक्रीज़ करेंगे. एनोड वोल्टेज को आपने कंट्रोल करना है. एनोड वोल्टेज कौन से वाला है जी? एनोड वोल्टेज है कौन से वाला? ये वाला, ये वाला पोटेंशियल, ठीक है. इसको आप इंक्रीज़ करेंगे तो इसका मतलब है कि मोर पॉजिटिव चार्ज एनोड, यानी ज़्यादा, मतलब वही वाली बात है कि QV इज़ इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन था ना, ठीक है. फाइनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो उस पर डिपेंड करता है. तो जितना ज़्यादा हाई पोटेंशियल होगा, आपके जो इलेक्ट्रॉन की जो काइनेटिक एनर्जी है वो उतनी ही ज़्यादा होगी. जितनी ये ज़्यादा होगी उतनी चेंज भी ज़्यादा आएगी, यानी चेंज काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल है. कौन सी? मैंने आपको बताया था कि वही जो फाइनल काइनेटिक एनर्जी थी एनोड में एंटर होने के बाद, यानी एक चेंज इन एनर्जी इधर आ रही है ना, कि इनिशियल ज़ीरो है और फिर वो फाइनल हो जाती है, इंक्रीज़ हो जाती है एनर्जी, और जैसे ही आप उसके अंदर दाखिल होते हैं टारगेट के अंदर, तो फिर वो काइनेटिक एनर्जी फिर दोबारा से चेंज होगी, और वो चेंज जो है वो अपीयर होगा एक्सरे फोटोन की फॉर्म में. तो हम बात कर रहे थे कि जितना ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी इनिशियल बड़ी होगी, उतना ही ज़्यादा बड़ी एनर्जी वाला एक्सरे जो है वो रिलीज़ होगा. तो इसका मतलब ये है कि यू नीड टू इंक्रीज़ द एनोड वोल्टेज. इसको ये भी कह रहे हैं कि द हार्डनेस ऑफ द एक्सरे बीम, द पेनिट्रेशन ऑफ द एक्सरे इज कंट्रोल्ड बाय एक्सेलरेटिंग वोल्टेज बिटवीन द कैथोड एंड एनोड. इसको आप एक्सेलरेटिंग वोल्टेज, एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल भी कह सकते हैं, बिटवीन कैथोड एंड एनोड, ठीक है जी. इसको इंक्रीज़ करना पड़ेगा. तो मोर पेनिट्रेटिंग एक्सरेज हैव हायर फोटोन एनर्जी, बिकॉज वही बात है कि अगर आप इसको बढ़ाएंगे तो काइनेटिक एनर्जी फाइनल ऑफ द इलेक्ट्रॉन बढ़ेगी, और जब वो इलेक्ट्रॉन उसके अंदर दाखिल होगा टारगेट एलिमेंट में, तो उसकी काइनेटिक एनर्जी फिर डिक्रीज़ होगी, और वो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी एक्सरे फोटोन के फॉर्म में अपीयर होगी. सो दैट्स वाई वी आर फोकसिंग कि जी हमारा पोटेंशियल इंक्रीज़ हो जाए. अच्छा, उसके बाद ये है कि हमने ये बात पहले कर ली थी कि हमें फ़िल्टर्स रखने पड़ते हैं, ठीक है. फ़िल्टर की बात हो चुकी हुई है, तो इसमें कुछ स्पेसिफिक वर्ड है वो मैं आपको बता देती हूँ कि इट कैन बी सीन दैट लॉन्गर वेवलेंथ ऑफ एक्सरेज. ये लॉन्गर वेवलेंथ कौन सी होती है, याद रखिएगा कि लॉन्गर वेवलेंथ ऑफ एक्सरे जो है, लॉन्गर वेवलेंथ ऑफ एक्सरे, ये बेसिकली सॉफ्ट एक्सरेज होती हैं, ठीक है. तो आप इसको अवॉइड करते हैं बिकॉज क्या है कि ये मसल में एब्जॉर्ब हो जाएगी. तो लॉन्गर वेवलेंथ ऑफ एक्सरेज आर ऑलवेज प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग द प्रोसेस, वो होती हैं प्रोड्यूस. तो कुछ एक्सरे फोटॉन्स आर ऑफ सच लो एनर्जी दैट दे वुड नॉट बी एबल टू पास थ्रू द पेशेंट. These soft X-rays would contribute to the total radiation dose without any useful purpose. Filters is used across the window of the X-ray tube, यानी वो जो आपकी X-ray tube की जो विंडो है उसके बाहर ही फ़िल्टर आप लगा सकते हैं, ठीक है. या फिर आप पेशेंट के बॉडी में एंटर होने से पहले भी फ़िल्टर लगा सकते हैं जी. लॉन्गर वेवलेंथ तो हाई एनर्जी नहीं होंगी, तो ये नहीं, E इज़ इक्वल टू HC ओवर लैम्डा, ठीक है जी. तो वेवलेंथ ज़्यादा होगी तो एनर्जी कम होती है, सॉफ्ट एक्सरे होगी वो, ठीक है. अच्छा जी, इसके बाद आ जाता है कि ये हम लोगों ने डिस्कस कर लिया. अच्छा, अब एक और इशू है कि नॉर्मली हम लोग ये कंसिडर करते हैं कि बोन को ही देखने के लिए एक्सरे यूज़ होती है, हालांकि ऐसा नहीं है, बल्कि कुछ ट्यूमर, वाटर फिल्ड ट्यूमर वो, या फिर आपका ख़ास तौर पे जो एक्सरेज यूज़ होती हैं वो हार्ट की जो आर्टरीज़ हैं, यानी उसमें आर्टरीज़ में ब्लॉकेज वगैरह, उसको भी देखने के लिए एक्सरेज यूज़ होती हैं, ठीक है. तो इसमें फिर ये होगा कि मसला ये कि जो वाटरी ट्यूमर है उसके अंदर से एक्सरे की पेनिट्रेशन और जो नियर बाय मसल्स हैं
उनमें से एक्सरे पेनिट्रेशन वो तो सेम ही है, यानी फिर एब्जॉर्ब तो हमने तो वो पढ़ा ना कि बोन में एब्जॉर्ब हो जाती है तो वाइट कलर का, वाइट और ब्लैक कंट्रास्ट मिलेगा। लेकिन इस किस्म की सिचुएशन में जिसमें आपने आर्टरीज में ब्लॉकेज देखना है या वाटरी ट्यूमर को एग्जामिन करना है, तो फिर क्या करेंगे? उसके लिए फिर वो क्या करते हैं जी कि वो देते हैं एक बेरियम सल्फेट का कोई सोल्यूशन देते हैं, इंजेक्ट करते हैं, यानी उसके ब्लड स्ट्रीम में, पेशेंट की ब्लड स्ट्रीम में बेरियम सल्फेट का सोल्यूशन वो करेंगे इंजेक्ट, जिससे क्या होगा कि वो एब्जॉर्ब करता है एक्सरेज को। उसकी ये प्रॉपर्टी होती है कि वो एक्सरेज एब्जॉर्ब कर लेता है और फिर फ़ौरन उस पर एक्सरे हिट करवाएंगे, ठीक है, जिससे वो जो आपकी ब्लड स्ट्रीम है वो विजिबल हो जाएगी, ठीक है, वो आपको वाइट नज़र आएगी एक्सरे के अंदर, क्योंकि बेरियम सल्फेट जब पास करेगा ब्लड स्ट्रीम में से तो वो एक्सरेज को एब्जॉर्ब कर लेगा। इसी तरह वाटरी ट्यूमर्स को भी इसी तरह से देखा जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है द डिग्री ऑफ ब्लैकनिंग इज़ डिपेंडेंट ऑन द टोटल एक्सरे एक्सपोजर। अच्छा, ये भी है कि डिग्री ऑफ ब्लैकनिंग ये एक्सरे एक्सपोजर पे डिपेंड करती है। तो आपको एक और काम भी करना चाहिए, डिपेंड्स ऑन एक्सरे एक्सपोजर, कि आप एक्सपोजर टाइम इंक्रीज कर दें। ज़्यादा देर के लिए आप एक्सरेज को एक्सपोज करेंगे तो हर तरह के मसल के पोर्शन में से एक्सरे पास करेंगी और वो जो आपका बैकग्राउंड है वो क्लियरली डार्क नज़र आएगा, ठीक है, ब्लैक नज़र आएगा। तो ये एक्सरे इमेजिंग इज़ पॉसिबल ओनली इन केसेस वेयर द ऑर्गन, टिश्यू और ऑब्जेक्ट टू बी इमेज्ड हैज़ अ डिफरेंट एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी फ्रॉम दैट ऑफ द सराउंडिंग टिश्यू। फॉर एग्जाम्पल बोन फ्रैक्चर और किडनी स्टोन्स, गॉल ब्लैडर स्टोन्स, ठीक है। Calcified tumor will give a sufficient contrast in X-ray film when compared with the surrounding tissue. Calcified मेरा ख्याल है वो होते हैं जिनमें कैल्शियम वगैरह होता है और ज़ाहिर है उनकी डेंसिटी ज़्यादा होती है, तो फिर वो गुड कंट्रास्ट दे देंगे। लेकिन कुछ ऐसे हैं जो ये काम नहीं कर सकते, तो उसके लिए क्या करना है जी वो मैं आपको बता देती हूँ यहाँ पे। हाँ, तो जहाँ वेयर एब्जॉर्प्शन कैपेसिटीज़ आर नॉट मच डिफरेंट, जैसे कि अभी बात हुई थी वो आर्टरी का सिस्टम या वेन्स का जो भी, फॉर एग्जांपल टू डिटेक्ट अल्सर्स और वाटरी ट्यूमर्स अ रेडियो ओपेक मटेरियल सच एज बेरियम सल्फेट इज ingested by the patient first before x-rays are administered. Similarly, to outline the blood vessels, a contrast medium that absorbs strongly the x-ray radiation would be injected into the bloodstream. वही वाली बात जो भी हम डिस्कस करें कि वो आप इंजेक्ट करेंगे जिससे वो एक्सरेज एब्जॉर्ब हो जाएंगी और वो आपको विजिबल हो जाएगा उसके अंदर, ठीक है। अच्छा, और अनवांटेड एक्सरे वी वाला भी कहानी हमने डिस्कस कर ली। एक्सपोजर टाइम, अ लॉन्गर एक्सपोजर टाइम गिव्स एन इमेज विद बेटर कंट्रास्ट बट इट्स डिसएडवांटेजेस। क्यों डिसएडवांटेजेस है जी? क्योंकि ये पेशेंट की एब्जॉर्प्शन डोजेज इंक्रीज कर देता है, ठीक है, और इससे जो टारगेट है वो भी हीट अप हो जाएगा। क्यों टारगेट हीट अप होगा? क्योंकि अभी बात हो रही थी कि ये आपकी वो एक्सरे ट्यूब है और टारगेट पे जाके जब इलेक्ट्रॉन्स, हाई एनर्जी वाले इलेक्ट्रॉन जब यहाँ पे हिट करते हैं तो यहाँ पे हीट भी जनरेट होती है, तो आपका टारगेट हीट अप हो जाएगा, तो वो मेल्ट भी हो सकता है। ऑल्दो टंगस्टन का मेल्टिंग पॉइंट बहुत हाई होता है, प्लस आप इसको रोटेट करते रहते हैं, इस टारगेट को रोटेट किया जाता है ताकि एक ही जगह पे इलेक्ट्रॉन आके ना हिट करें। जगह चेंज होती है, यानी एरिया जिस पे इलेक्ट्रॉन हिट करें वो इंक्रीज़ करवा देते हैं ताकि थोड़ी हीट जो है ना वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाए। या फिर इसको किसी कूलेंट में भी रखा जाता है, किसी ऑयल बाथ में, या ताकि ये ज़्यादा गर्म ना हो जाए, कुछ ऐसा करके मेजर्स लिए जाते हैं। तो ये है कि लेकिन फिर भी अगर आप ज़्यादा देर तक एक्सरे को यानी वो करेंगे, एक्सपोज करेंगे पेशेंट को, तो दो ख़तरे हैं। एक तो आपका ये जो टारगेट मेटल है वो ज़्यादा हीटअप हो जाएगा, प्लस पेशेंट की बॉडी डोजेज इंक्रीज़ होगी, वो भी ज़्यादा हेल्थ के लिए बेहतर नहीं है। लेकिन बहरहाल इससे कंट्रास्ट अच्छा मिलता है, क्योंकि जितनी ज़्यादा देर तक आप उसे एक्सपोज करेंगे ज़्यादा ब्लैकनिंग होगी आपके उसकी फ़ोटोग्राफिक फिल्म की, ठीक है जी। अच्छा, उसके बाद आ जाता है इसमें जो ना मेजर जो मतलब इम्पॉर्टेंट सबसे ज़्यादा जो चीज़ है वो है शार्पनेस एंड कंट्रास्ट ऑफ द एक्सरे इमेज। जो एक्सरे बनेगा इमेज उसकी शार्पनेस ज़्यादा होनी चाहिए
और कंट्रास्ट भी बेहतरीन होना चाहिए ताकि वो बहुत क्लियर इमेज आपका बने। शार्पनेस क्या चीज़ है कि ईज़ विद विच द एजेस ऑफ द पिक्चर कैन बी डिटरमिन्ड, यानी कि अगर आपके पिक्चर के एजेस ब्लर ना हों, वो क्लियर हों, यानी वेल डिफाइंड बाउंड्री जो है वो वेल डिफाइंड हो, ठीक है। तो इसको कहते हैं कि आप कहेंगे कि ग्रेटर शार्पनेस है। इसको इम्प्रूव करने के 2 से 3 चीज़ें हैं, वो मैं भी बताऊंगी। और कंट्रास्ट क्या चीज़ है? डिफरेंस ऑफ ब्लैकनिंग बिटवीन द स्ट्रक्चर्स इज़ कॉल्ड कंट्रास्ट। के 2 स्ट्रक्चर्स अगर हैं जैसे कि बोन और मसल, या फिर आपने कोई ट्यूमर वगैरह डिटेक्ट करना है तो ट्यूमर का स्ट्रक्चर और जो नियर बाय जो भी उसके वो चीज़ें हैं उनमें डिग्री ऑफ ब्लैकनिंग जो है वो आपको कंट्रास्ट देगी। तो रेशो ये किस तरह से पता चलती है, कंट्रास्ट को कैसे आप डिटेक्ट करते हैं? रेशो ऑफ इंटेंसिटी इन एक्सरे गिव इंफॉर्मेशन अबाउट द कंट्रास्ट। क्या मतलब कि फॉर एग्जांपल कि ये आपका ये पेशेंट की बॉडी है और उसके अंदर फॉर एग्जांपल पेशेंट की बॉडी में ये बोन है और ये जो नियर बाय सारा एरिया है ये आपका मसल है। तो अब क्या होगा कि आप यहाँ से एक्सरे भी गुजरेगी, यहाँ से भी एक्सरे गुजरेगी, हार्ड एक्सरे, ठीक है। आपने इसके ऊपर एक्सपोज करवाई और यहाँ पे जो भी एक्सरे आपको मिली, ये लेट से कि इनिशियल इंटेंसिटी इसकी I0 थी और यहाँ पे जो रिसीव हुई पास होने के बाद, इसमें से गुजरने के बाद, यानी इस थिकनेस x में से पास करने के बाद यहाँ पे I' हो गई। तो ये जो I' ओवर I0 ये हमारी सिर्फ मसल में से पास होने के बाद है। लेकिन अगर आप उसकी बात करें क्या कहते हैं ये बोन में से, तो I0 यहाँ पे थी और इसी तरह वो बोन में से भी गुजरी, मसल में से भी गुजरी, और ये जो रेशो है ये I" है। तो I" की रेशो I0 के साथ ये इसमें और इसमें बहुत डिफरेंस होगा, क्लियर डिफरेंस होगा। और क्या डिफरेंस होना चाहिए? ये बहुत लेस होगी, ये वाली रेशो बहुत लेस होगी, जबकि ये रेशो ग्रेटर होगी, ठीक है ना। क्योंकि I0 पे डिपेंड करेगा ना? नहीं बेटा, I0 तो दोनों सेम थे ना, यानी बोन वाले पोर्शन में भी वही इंटेंसिटी आपने भेजी थी जो कि मसल वाले पोर्शन में गई है। लेकिन मसल जो है चूँकि वो उसकी डेंसिटी कम होती है, यानी म्यू की वैल्यू, एब्जॉर्प्शन कोफिशिएंट फॉर द मसल इज़ less as compared to the absorption coefficient for the bone, so that's why जो I" है वो काफ़ी कम हो जाएगी, यानी वो काफ़ी रिड्यूस हो जाएगी इंटेंसिटी बोन में से गुजरने की वजह से। ऑल्दो यहाँ भी मसल में से भी गुजरे लेकिन बोन भी तो बीच में आई है ना। तो ये इसको हम कहते हैं कि ये वाली रेशो और ये वाली रेशो में बहुत डिफरेंस है, ठीक है। रेशो ऑफ इंटेंसिटी इन एक्सरे गिव्स इंफॉर्मेशन अबाउट द कंट्रास्ट, तो ये आपको कंट्रास्ट के बारे में बताएगा। अब यहाँ पे मैं एक बात मेंशन करना चाहूँगी कि बेटा जो अल्ट्रासाउंड वाली स्टोरी होती है वो इससे बहुत डिफरेंट होती है। हालांकि उसमें भी इंटेंसिटी है, उसमें भी रेशो है, यानी वहाँ पर भी यही इंसिडेंट इंटेंसिटी, ट्रांसमिटेड इंटेंसिटी, रिफ्लेक्टेड इंटेंसिटी, इनके दरमियान रेशो की कहानी है। लेकिन वो क्या सीन है कि ये आपका पीजो इलेक्ट्रिक ट्रांसड्यूसर है लेट से, और ये अंदर ऑर्गन है, तो ये इंटेंसिटी आ रही है। पहले तो बात है जो इंटेंसिटी आ रही थी वो ट्रैवल करते करते डिक्रीज़ हो जाएगी, यानी I' हो गई, और फिर सरफेस से कुछ रिफ्लेक्ट होगी और कुछ अंदर चली जाएगी, ट्रांसमिटेड इंटेंसिटी होगी, ठीक है। तो इसमें भी वो पूछते हैं कि यार बताएं कि ट्रांसमिटेड इंटेंसिटी और इंसिडेंट इंटेंसिटी की रेशो बताएं। तो इसमें फिर फार्मूला आपको याद होगा कि अल्फ़ा जो होता है रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट, पहले वो निकालते होते हैं ना, फिर ट्रांसमिशन कोफिशिएंट का फार्मूला 1 माइनस अल्फ़ा लगा के आप वो फिर ट्रांसमिशन कोफिशिएंट क्या चीज़ होती थी? IT ओवर I', जो हिट करेगा उसके साथ वो रेशो होती है कि जितनी अंदर चली गई और जितनी एंटर हुई थी आपके मीडियम में, तो ये आपकी रेशो होगी। और फिर आप यहाँ से भी I' इज़ इक्वल टू I0 e⁻ म्यू x, ये वाली एक आप इक्वेशन यूज़ कर सकते हैं जिसमें I' ओवर I0 जो है इक्वल किसके होगा जी? e⁻ म्यू x। तो आप इन दोनों को लेकर चेन रूल लगा के डिज़ायर्ड रेशो निकाल सकते हैं। लेकिन इसमें क्या होता है कि जो रिफ्लेक्टेड इंटेंसिटी है वो रिसीव्ड एट पीजो इलेक्ट्रिक ट्रांसड्यूसर, जो कि फिर वापस AC सिग्नल में कन्वर्ट होगा, इमेज फॉर्मेशन होगी। यहाँ पे कुछ और है। तो बच्चे क्या करते हैं कि एक्सरे में भी चूँकि इसी तरह की रेशो होती है, इंटेंसिटी की रेशो, यहाँ पर भी इंटेंसिटी की ही रेशो होती है, लेकिन वो कंफ्यूज कर जाते हैं दोनों को।
मतलब अल्फ़ा जैसे रिफ्लेक्शन कोफिशेंट है या ट्रांसमिशन कोफिशेंट, वो एक्सरे वाले क्वेश्चन में यूज़ कर रहे होंगे बैठे, वो क्या करेंगे कि बोन से रिफ्लेक्शन करवाने बैठ जाएंगे, वो इतनी गलत वो चीज़ कर देते हैं। जी बताएं। ये वाली जो इक्वेशन है सिर्फ तब लगती है ना जब ये जो बीच में ट्रैवल कर रहा होता है, हम इसको इस जी एरिया जी, पे लगा सकते ये वाली इक्वेशन सिर्फ उस वक्त, या यहाँ पर भी तो देखें बेटा यही इक्वेशन लग रही है, ये वाले बे एक्सरे में भी वही इक्वेशन है, आई प्राइम इज इक्वल टू आई नॉट ई रेस में माइनस म्यू एक्स। ये दोनों चाहे एक्सरे हो चाहे अल्ट्रासाउंड, उसमें इंटेंसिटी की जो रेशो है ना वो कि भाई एब्जॉर्ब हो रही है जब आपकी वो चल रही है आपकी एक्सरे विद इन द बॉडी, उसके लिए यही है सेम मतलब फार्मूला यूज़ होता है। अच्छा जी, तो हम अभी इसको अरेज कर देते हैं क्योंकि मैंने ये आपको कंपेयर करवा दिया था, क्योंकि ज़्यादातर जो मैं देख रही होती हूँ कि स्टूडेंट्स इसी चीज़ को वो गलत करते हैं। तो अब आपको समझ आ गई जी कि कंट्रास्ट को कैसे आपने अंडरस्टैंड करना है कि कंट्रास्ट है क्या चीज़। तो वो है रेशो ऑफ इंटेंसिटी जो बोन में से गुजरती है और रेशो ऑफ इंटेंसिटी विद द इंसिडेंट इंटेंसिटी जो कि बोन में से नहीं गुजरी, और वो अभी हम क्वेश्चन वगैरह करेंगे तो हमें समझ आ जाएगी। अब आ जाते हैं जी कि कंट्रास्ट को इंक्रीज करने का क्या तरीका है। तो एक ये मेथड है कि आप हार्ड एक्सरेज यूज़ करें, ठीक है जी। हार्ड एक्सरेज यूज़ करेंगे तो क्या होगा कि वो, हाँ जी, ये जो मसल वाला जो पोर्शन है, मतलब आपकी एक्सरे ऐसे बननी है ना, यहाँ पे आपका शेडो बनने वाला है, किस पे भला, फोटोग्राफिक फिल्म पे शेडो बनेगा। तो हार्ड एक्सरे होगी तो कम से कम वो बोन में वो नहीं होगी, एब्जॉर्ब नहीं होगी और ब्लैक करेगी आपके इस वाले पोर्शन को जहाँ पे आपका मसल पोर्शन है, ठीक है, इसको ब्लैक करेगी। और हार्ड एक्सरे बनाने के लिए आपको एनोड वोल्टेज इंक्रीज करना पड़ता है। ये मैंने पहले बताया था कि जो ट्यूब होती है आपकी एक्सरे ट्यूब, उसमें जो बैटरी का पोटेंशियल है वो बढ़ाते हैं। तो ये भी आपको पता चल गया कि अगर वो कहें कि कंट्रास्ट को इंक्रीज करने के लिए एक्सरे ट्यूब में क्या चेंज करना है तो वो आपको पता हो। दूसरी चीज़ ये है कि आपने एक्सपोजर टाइम इंक्रीज करना है, ठीक है। जितनी ज़्यादा देर तक आप इसको एक्सपोज करेंगे उसके सामने पेशेंट की बॉडी को एक्सरे के सामने, उतने ही ज़्यादा एक्सरेज इसमें से गुजरेंगी। जितनी ज़्यादा एक्सरेज गुजरेंगी उतनी ज़्यादा वो ब्लैक करेंगी आपके बोन के नियर बाय पोर्शन को, तो डिग्री ऑफ ब्लैकनिंग ज़्यादा होगी, सो कंट्रास्ट बेहतर आएगा। जो थर्ड चीज़ है वो ये है कि आप यूँ भी कर सकते हैं कि ये जो इसकी बैक साइड है फोटोग्राफिक फिल्म की, आप उसको फ्लोरेसेंट मटेरियल से वो कर दें, कवर कर दें, ठीक है, यानी उसके ऊपर फ्लोरेसेंट मटेरियल जैसा कि फास्फोरस वगैरह होता है वो लगा दें। अब क्या होगा कि जब एक्सरे बीम उस पर हिट करेगी तो वो लाइट एमिट करेगा जिससे और ज़्यादा क्लियर इमेज आपको नज़र आ सकता है, यानी ये भी एक तरीका है। अच्छा, अब आ जाते हैं शार्पनेस को कैसे इंक्रीज़ करना है। अब शार्पनेस को इंक्रीज़ करने का जी एक तरीका ये है कि जो शार्पनेस में कहानी क्या आ जाती है कि एजेस जो हैं वो वेल डिफाइंड होने चाहिए। मतलब ये कि अगर आपका ये है जी कि हाँ जी बिल्कुल, ये फ़र्ज़ करें कि ये आपकी बोन है और इसके साइडों पे ये आपका सारा मसल है, तो क्या होगा कि ये जो बोन और मसल की बाउंड्री है ये क्लियरली डिफाइंड होनी चाहिए। यानी बोन बिल्कुल वाइट वाला पोर्शन है और साइड पे मसल बिल्कुल ब्लैक है, तो इनकी बाउंड्री ब्लरी ना हो, यानी ग्रे ना हो। तो वो कब होती है कि फ़र्ज़ करें कि जैसे मैं आपको एग्जांपल देती हूँ कि यार यहाँ पे बोन है, एग्जांपल के तौर पे ये आपका ये पेशेंट की बॉडी आप देख सकते हैं कि ये पेशेंट है और ये अंदर के पोर्शन में यहाँ पे वो है, बोन है। तो अब क्या होगा कि बॉडी के अंदर भी काफ़ी सारे वो आयंस और चीज़ें ऐसी हैं जिनकी वजह से एक्सरे स्कैटर हो सकती है। अब जब एक्सरे बीम स्कैटर होगी तो क्या होगा कि जैसे कि मैं आपको यहाँ पे डायग्राम बना के दिखाती हूँ कि ये पेशेंट है, ये इसकी बोन है, ठीक है। यहाँ पे एक्सरे आई, एक मिनट, यहाँ ऊपर से एक्सरे आ रही है और वो यूं स्कैटर हो गई, ठीक है, या वो एक्सरे आई और ऐसे स्कैटर हो गई। तो अब ये वाली जगह तो वाइट होनी चाहिए थी ना, यानी इसके एजेस यहाँ पे बिल्कुल वाइट होने चाहिए, ये बिल्कुल बाउंड्री वाइट होनी चाहिए थी, लेकिन एक्सरे जो इधर उधर से एक्सरेज आ रही हैं वो उसके एजेस को ब्लर कर देंगी, ठीक है। ये जो स्कैटरिंग ड्यू टू स्कैटरिंग ऑफ द एक्सरे ड्यू टू डिफरेंट कहना चाहिए आयंस या ड्यू टू डिफरेंट रीजंस इनसाइड द पेशेंट बॉडी, वो स्कैटरिंग वाली जो स्कैटर्ड एक्सरेज हैं वो इसके जो एजेस हैं उसको क्लियर नहीं रहने देंगी, ठीक है। अब उसको कैसे आप अवॉइड कर सकते हैं कि आप एक लेड ग्रिड यूज़ करेंगे जो कि सिर्फ उन एक्सरेज को अलाउ करेंगी जो सीधी पास कर रही हैं,
तो जो एंगल पे स्कैटर हो गई हैं लेड ग्रेड में, वो वाली एक्सरेज एब्जॉर्ब हो जाएंगी। नहीं बेटा, सॉफ्ट की चक्कर नहीं है, जो साइडों पे स्कैटर हो गई हैं। सॉफ्ट एक्सरेज का कहानी अलग थी। वो यूं था कि पेशेंट, वो सॉफ्ट एक्सरेज तो डेंजरस होती हैं ना, तो और दूसरी बात है वो कुछ कंट्रीब्यूट भी नहीं करती, वो तो जी मसल्स में ही एब्जॉर्ब हो जाती हैं। तो बस एक वेस्ट प्रोडक्ट है हमारे उसका ट्यूब का, जो हम यूज़ ही नहीं करते हैं जी। तो उसको पेशेंट की बॉडी में एंटर होने से पहले एल्यूमिनियम फिल्टर लगाते हैं, तो वो एल्यूमिनियम फिल्टर जो है वो क्या करता है जी, एब्जॉर्ब कर लेता है सॉफ्ट एक्सरेज को। वो एक डिफरेंट चीज़ है। यहाँ बात हो रही है कि पेशेंट की बॉडी के अंदर गुजरने के बाद एक्सरे स्कैटर होती हैं, जो कि एजेस को जो है ना वो अफेक्ट करती हैं। बाउंड्री जो है वो ब्लर हो जाती है इस वजह से, क्योंकि एक्सरे ज़्यादा हार्ड होंगी तो उसकी इंटेंसिटी ज़्यादा होगी। नहीं बेटा, उनकी एनर्जी ज़्यादा होगी, एक्सरे फोटोन की एनर्जी ज़्यादा होगी। हार्ड एक्सरे का मतलब है कि मोर एनर्जी वाला एक्सरे फोटोन, और इंटेंसिटी ज़्यादा होने का ये मतलब है कि मोर नंबर ऑफ एक्सरे फोटोन्स। अच्छा, एक और चीज़ थी कि मुझे ये चीज़ याद नहीं रही कि आप इंटेंसिटी भी इंक्रीज़ करें तब भी कंट्रास्ट अच्छा आएगा। इंटेंसिटी ऑफ एक्सरे का मतलब है मोर नंबर ऑफ एक्सरे फोटोन्स आ रहे होंगे, तो ज़्यादा ब्लैकनिंग करेंगे ना आपके उसकी, तो ये भी ठीक है। एक्सपोजर टिश्यू का क्या पॉइंट है? एक्सपोजर टाइम, ज़्यादा देर तक एक्सपोज करें, ठीक है जी। अच्छा, अब शार्पनेस की समझ आ गई कि आपने यूज़ इसके लिए क्या करना है, लेड ग्रेड। इससे क्या फ़ायदा होगा, ओनली दोज एक्सरेज आर अलाउड टू पास, या ओनली दोज एक्सरेज फ्रॉम पेशेंट बॉडी, फ्रॉम पेशेंट्स body can hit the photographic film that are yes can hit the photographic film और undeviated कह सकते हैं, that are not scattered। ठीक है, ठीक है, जो कि scattered नहीं है उन्हीं को पास करने देगी। जो स्कैटर्ड होंगी वो एब्जॉर्ब हो जाएंगी लेड ग्रेड में, जैसे कि अभी आपको डायग्राम से दिखाया जा रहा था। ठीक है जी, तो ये क्लियर हो गया। दूसरी जो चीज़ है इसमें एक और, कि शार्पनेस को इंक्रीज़ करने के लिए ये जो एनोड है उसका वो पोर्शन जहाँ से आपकी एक्सरेज निकलती हैं, उसको आप अगर क्या कहते हैं, उसका साइज़ छोटा करेंगे तो मोर शार्पर इमेज बनेगा, यानी उसकी बाउंड्रीज वेल डिफाइंड होंगी। अब आप देखें कैसे, ये वो आपका एनोड है, ये टारगेट एलिमेंट है जहाँ से आपकी एक्सरेज निकलती हैं, और आगे उसके एक विंडो बनी होती है। मैं आपको याद करा दूँ, ये मैंने पहले भी बनाया हुआ था कि जैसे ये विंडो है, इसको क्या हो गया भाई, ये क्या हो गया, अब बस ठीक है। ये मेरा ख्याल है वो ना मैंने बहुत ही उसको एजेस से काटा हुआ है, इसलिए चले मैं यहाँ बनाती हूँ। देखें, जैसे ये आपकी विंडो थी, ये अंदर टारगेट एलिमेंट था, ठीक है, तो यहाँ से एनोड है जहाँ से एक्सरेज निकलेंगी, इधर आपका वो विंडो है जिसमें से बाहर निकलती हैं। तो ये उस एनोड की वो पोर्शन की बात हो रही है, यानी ये जो पोर्शन है वो ये वाला है, आपको नज़र आ रहा है जी, ठीक है, जहाँ से। अब मैं इसकी रीज़न बताती हूँ कि ये सब क्या कहानी है, मतलब इसका फ़ायदा क्या है, क्यों आप इसको रिड्यूस करें। तो इसका जी जवाब ये कि ये देखें, आप ज़रा इसको गौर से देखें, तो ये आपके एनोड के एक एक्सरे अगर इधर से आ रही है, देखें ये एक्सरे आ रही है, फिर एक एक्सरे ये यहाँ से आ रही है, ये देख रहे हैं, ये सीधी जो जा रही है, और एक एक्सरे यहाँ से आ रही है, यानी एजेस वाले एजेस से दो एक्सरे निकालें, और ये पेशेंट की बॉडी है, ठीक है, ये जिसका एक्सरे वगैरह होना है। तो ये जो साइडों वाला जो पार्शियल शेडो है, ये आप देख सकते हैं कि ये इस जो पोर्शन है इस ऑब्जेक्ट का, इसके पार्शियल शेडो को बहुत ज़्यादा इंक्रीज कर देगा। ठीक है, इसको वो कहते हैं पेनम्ब्रा एंड उम्ब्रा, ठीक है, यानी वो जो पार्शियल शेडो है ये वो चीज़ है। तो जितना ज़्यादा आपका पार्शियल शेडो ज़्यादा होगा उतनी ही ज़्यादा आपकी शार्पनेस लेस होगी। तो इसलिए विंडो का साइज़, यानी जो विंडो कह रही हूँ, एनोड का जो साइज़ है जहाँ पे से एक्सरेज ने निकलना है वो आप छोटा रखें। अब छोटा रखेंगे तो देखें ये डायग्राम आपको नज़र आ रही है, इसके एजेस से एक एक्सरे ये देखें ये जा रही है, और दूसरी इसके एज से, यानी ये वाला जो आपका ऑब्जेक्ट है इसके
दोनों साइडों से यहाँ पे एक रे निकालें तो आप देखें कि आप ये पार्शियल शेडो कम हो गया कम पहले के कंपैरिजन में। इसी तरह इस साइड से भी दो एक्सरेज निकालें, एक इधर से गुजरेगी, ठीक है जी, एक ये गुजर रही है और एक इस साइड से गुजरी है। ऑब्जेक्ट के दोनों एजेस को अलग अलग आप देखें तो ये पार्शियल शेडो रिड्यूस हो जाता है। पेनम्बरा किस चीज़ को कह रहे हैं, इस इफेक्ट को कह रहे हैं जी, ये जो पार्शियल शेडो है इसी वजह से, यानी ये इस पार्शियल शेडो को कह रहे हैं। जैसे वो मून की वजह से भी डिफरेंट वो होते हैं ना, यानी कि मून के फेजेस होते हैं, उसको बोलते हैं। तो ये बेसिकली आप कहें कि जितना ज़्यादा ये ग्रे पोर्शन है, यू कैन से दैट, क्योंकि इससे देखिए ना यहाँ से एक्सरे इधर आके पड़ेगी तो असल में तो देखिए ना, मैं आपको बताती हूँ, मैं आपको शायद आप देखें ना मेरी आप खुद सोचें कि सबसे ज़्यादा अच्छा एक्सरे इमेज तो ये बनेगा ना कि ये वाली सारी चीज़ बिल्कुल ब्लैक होती, इसके बिल्कुल यहाँ पे ये सब ब्लैक होना चाहिए था और ये वाला पोर्शन फुल वाइट होना चाहिए था। मैं एक बात कर रही हूँ, ठीक है। तो वो क्या हो रहा है, उसकी वजह से क्या हो रहा है कि यहाँ से एक्सरे यानी वो जो आपके ये वाली जगह पे देखें वो बन ही नहीं रहा, यानी कि यहाँ से जाके बन रहा है। तो ये आपका जो ज़ाहिर है एजेस हैं वो वेल डिफाइंड तो ना हुए इस ऑब्जेक्ट के एजेस, यानी वो डिस्पर्शन हो रही है। एक्सरे की स्कैटरिंग को आपने रिड्यूस करना है, तो जितना एनोड का साइज़ कम होगा स्कैटरिंग उतनी ही कम होगी। जितना ज़्यादा स्कैटर्ड होगा उतना ही वो शेडो जो है ना उसकी साइज़ वो बड़ा बनेगा। एक और चीज़ भी होती है कि ये लोग ये भी एक बात ये भी है, मैं आपको बताऊंगी कि कि वो जो आपकी विंडो है उसको भी आप छोटा कर सकते हैं, कि विंडो में से जो एक्सरे निकल रही है उसको भी छोटा रखें साइज़ को, ताकि बिल्कुल स्ट्रेट जो है ना एक्सरेज बाहर आए। वरना जिसमें से वो ये एनोड है ना, ये तो अभी एनोड का साइज़ की बात कर रही थी कि वो कम रखें। इसके अलावा जो विंडो में से यहाँ से एक्सरे बाहर निकलती है ना उसको भी आप छोटा रखें। ये एक्सरे ट्यूब बनाई है आपने? जी, ये एक्सरे ट्यूब है। इसके अंदर यहाँ पे वो फिलामेंट लगी होती है, इधर वो आपका वो होता है क्या कहते हैं हाई पोटेंशियल बैटरी होती है, इधर नेगेटिव होता है इधर पॉजिटिव होता है, ये आपका एनोड है। तो ये जो विंडो है जिसमें से एक्सरे बाहर आती है उसका साइज़ भी कम होना चाहिए, ठीक है जी। और जो तीसरी चीज़ वो एक तो साइज़ ऑफ विंडो है, साइज़ ऑफ एनोड है, ठीक है, ये दोनों चीज़ें हैं, साइज़ ऑफ एनोड। और तीसरी चीज़ है जी पिक्सल साइज़ कम करना चाहिए। पिक्सल का साइज़ जो है ना वो कम रखने का ये मतलब है कि जो आपके इमेज बन रहा है उसमें जो एक बॉक्स होता है उसको पिक्सल बोलते हैं, यानी कि एजेस, मतलब ये अगर आपकी ये बोन है, ये वाली सारी की सारी बोन है और इसकी साइडें वो आपकी मसल है, तो ये बॉक्सेस से ही आपको पता है कि ये इमेज बनता है। ये बॉक्स पिक्सल साइज कैसे कम करें? वो असल में ना हमने अभी आप लोगों ने पढ़ा नहीं है कि बेसिकली जब एक्सरे पास करती है तो हम उसको ना बॉक्सेस में डिवाइड कर देते हैं कि यार किस बॉक्स ने कितनी एक्सरे को एब्जॉर्ब किया, उसके लिए एक नंबर अलॉट करते हैं। तो वो बॉक्सेस का साइज़ जितना कम होगा, जितने छोटे छोटे बॉक्सेस होंगे उतना क्लियर इमेज, ये देखें अभी ये सारा इमेज ये साइडों से ब्लर बनेगा। अगर यही बहुत छोटे बॉक्सेस हों, बहुत ही छोटे छोटे, उतना ही ज़्यादा इमेज की क्लैरिटी होएगी, तेरे शार्प इमेज होगा। इसकी डिटेल पता होना चाहिए कि कैसे छोटा करना नहीं देखिए, तो पिक्सल साइज डिक्रीज वो वैसे भी आपको पता है जो आपकी वैसे टीवी पे पिक्चर होनी चाहिए कि हाँ जी 1080 पिक्सल्स है या तो जितना ज़्यादा वो उसको बेटर हो जाती है। जी बिल्कुल। तो ये हो गया जी हमारा डिस्कशन। अच्छा, अब इसमें ना ये चीज़ हमने कंट्रास्ट और उसकी शार्पनेस की बात कर ली, और बाकी चीज़ें जो थी एक्सरे में, एक चीज़ ये कि प्रिंसिपल बिहाइंड यूज़ ऑफ एक्सरे फॉर इमेजिंग इंटरनल बॉडी स्ट्रक्चर, प्रिंसिपल बिहाइंड यूज़ ऑफ एक्सरेज फॉर इमेजिंग इंटरनल बॉडी स्ट्रक्चर। अच्छा जी, इसका अब क्या आंसर होगा? इसका पहला आंसर ये है कि एक्सरे बीम डायरेक्टेड थ्रू द बॉडी ऑन टू द डिटेक्टर। फोटोग्राफिक फिल्म पे आपने एक्सरे बीम को वो करवाना है, हिट कराना है। एक्सरे बीम डायरेक्टेड थ्रू बॉडी
थ्रू बॉडी ऑन टू डिटेक्टर। अब डिटेक्टर इसमें कौन है जी? फोटोग्राफिक फिल्म है, फोटोग्राफिक फिल्म। उसके बाद नंबर 2 पे ये पॉइंट आता है कि डिफरेंट टिश्यू अटेनुएट द बीम बाय डिफरेंट अमाउंट। ठीक है, मसलन बोन जो है वो ज़्यादा अटेनुएट करेगी और मसल जो है वो कम अटेनुएट करेंगे। तो हम ये लिखेंगे डिफरेंट टिश्यूज़ अटेनुएट एक्सरे बाय डिफरेंट अमाउंट। अब इसकी रीज़न भी आपने बतानी है कि क्यों डिफरेंट अमाउंट से अटेनुएट करते हैं। क्या बताएं जी, क्या रीज़न है? एब्जॉर्प्शन। यस, लीनियर एब्जॉर्प्शन कोफिशिएंट जो है ना, लीनियर एब्जॉर्प्शन कोफिशिएंट वो डिफरेंट है हर डिफरेंट टिश्यूज़ का, इसलिए वो जो रेशो ऑफ इंटेंसिटी है, ठीक है, ये वाली वो डिफरेंट निकलेगी उनके लिए। ठीक है, अच्छा, उसके बाद लिखना है जी गिविंग शेडो ऑफ द इमेज ऑफ द स्ट्रक्चर। सो शेडो ऑफ इमेज ऑफ स्ट्रक्चर आपको मिलेगा। तो ये रट्टे भी लगाने हैं साथ में, अंडरस्टैंडिंग भी। और नंबर 5 पे आप लिख सकते हैं कि कंट्रास्ट इज़ मोर बिटवीन बोन एंड मसल एज़ कम्पेयर टू फैट एंड मसल। ये एग्जांपल के तौर पे कंट्रास्ट, अब यानी कंट्रास्ट की बेसिस पे ही असल में शेडो बन रहा है, बाकी शार्पनेस वगैरह अलग स्टोरी है। कंट्रास्ट यानी डिग्री ऑफ ब्लैकनिंग। ब्रैकेट में ज़रूर चीज़ें लिखते जाएं जो इन्फॉर्मेशन है, क्योंकि अक्सर आपको नहीं पता कि मार्किंग स्कीम की डिमांड क्या है। तो कंट्रास्ट लिख के ज़रूर डिग्री ऑफ ब्लैकनिंग लिख दें, क्या पता वो उन्होंने मार्किंग स्कीम में ख़ास तौर पे डिग्री ऑफ ब्लैकनिंग पे बात की हो। कंट्रास्ट इज़ मोर, क्योंकि वो मेजर जो यानी कि मेन जो प्रिंसिपल है वो शार्पनेस, तो वो एक अलग से मज़ीद डिटेल है ना। आपने तो प्रिंसिपल बिहाइंड द एक्सरे प्रोडक्शन लिखना है, तो वो तो डिग्री ऑफ ब्लैकनिंग की वजह से ही तो आपको करते हैं, यानी एक्सरे इमेज फॉर्मेशन होती है। तो कंट्रास्ट इज़ मोर फॉर बोन एंड मसल एज कंपेयर टू फैट एंड मसल। फैट एंड, अच्छा, ये अब इसमें वो किसी ख़ास उसके लिए बता सकते हैं, किसी ख़ास सिचुएशन पे कह सकते हैं कि बताओ यहाँ पे प्रिंसिपल कैसे अप्लाई हो रहा है। जैसे कि मॉक एग्ज़ाम में आपका क्वेश्चन था, वहाँ पे उस ख़ास स्पेसिफिक सिचुएशन में उन्होंने रेशो वगैरह का जिक्र पूछा हुआ था। तो ये इस तरह की चीज़ आपने जो है ना वो लिखनी होगी। ठीक है जी। अच्छा, अब आखिरी चीज़ आ गई इसमें कि सीटी स्कैन। सीटी स्कैन क्या चीज़ है? ये भी एक्सरे का पोर्शन है, बहुत इम्पॉर्टेंट, कि वो जो एक्सरे आपका 2D इमेज बनाता है, तो सीटी स्कैन असल में 3D इमेज बनाता है। मतलब डॉक्टर्स उस इमेज को रोटेट करके भी देख सकते हैं। ये जो है ना सीटी स्कैन का ये फ़ायदा है। तो इसमें जी उसकी वेरियस एंगल से इमेजेस होती हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल। तो इसको समझने के लिए मैं यहाँ पे 8 स्टेप्स लिखूँगी जिनको आपने याद करना है। ठीक है। नंबर 1 स्टेप इसमें ये है कि एक्सरे टेकन ऑफ अ स्लाइस, एक्सरे टेकन ऑफ स्लाइस। और स्लाइस जो है वो स्लाइस क्या है? प्लेन में है। प्लेन का क्या मतलब है? जो 2 एक्सिस से मिलके बना है, यानी ईदर इट इज़ एन एक्स वाई प्लेन, इट मे बी अ वाई जी और जी एक्स प्लेन। तो इमेज स्लाइस का लेना है। अब इमेज स्लाइस का कैसे लेना है कि जैसे अगर मैं आपसे कहूँ कि ये कोई ऑब्जेक्ट है, तो ये उसका यहाँ से आप उस पर एक्सरे गुजारेंगे। ये देखें, ये एक्सरे गुजारेंगे। ये आ गया सबसे पहला पॉइंट कि आपने एक्सरे स्लाइस का इमेज लिया, एक स्लाइस का एक्सरे इमेज लिया जो कि 2D में होगा। ठीक है ना। अच्छा, उसके बाद आप उसी एक्सरे स्लाइस को डिफरेंट एंगल्स से आप इसका इमेज लेंगे। हर जगह से आपने एक्सरे पास करवानी है, इधर से भी, ताकि ये जो बाउंड्रीज़ हैं ये सारी की सारी बाउंड्रीज़ आपको पता चल जाएंगी। ठीक है जी। ये यूं करके है, इधर से भी जो एक्सरे गुजरी है ये, तो ये सारे एंगल से नंबर 2 पॉइंट पे आ जाते हैं, रिपीटेड एट डिफरेंट एंगल। यही जो प्रोसेस है आपने करना है, रिपीट एट डिफरेंट एंगल्स। अब आपने इसके बाद क्या स्टेप है जी? अब आपने इस डाटा को प्रोसेस करना है, इमेज और डाटा, इमेज
और डाटा इज़ प्रोसेस्ड। अभी ये इससे इमेज और डाटा जब आप प्रोसेस करेंगे तो इससे क्या फ़ायदा मिलेगा बेटा, इससे 2D इमेज मिलेगा। यहाँ से हमें 2D इमेज मिल जाएगा, यानी कि आपको ये जो बाउंड्री में जितने डिप्स हैं या जितने इसमें वो जो जैसी भी शेप है इसके कहीं पर, तो वो सारी क्लियर हो जाएगी कि ये इसके इस स्लाइस की जो किनारे हैं वो कहाँ पर हैं, कैसे हैं। यानी पहले आपने एक डायरेक्शन से एक्सरे फेंकी थी, फिर अब आपने उसे हर डायरेक्शन से उसके ऊपर एक्सरे फेंक के इसकी 2D इमेज बना ली है। अब देखिए ना, ये इमेज सिर्फ XY प्लेन में ही है ना सिर्फ जी। तो ये 2D इमेज बन गई। तो 2D इमेज फॉर्म्ड बाय कंबाइनिंग, ये तमाम जो आपने डाटा कलेक्ट किया था बाय कंबाइनिंग डाटा जो भी है, या प्रोसेसिंग द डाटा, बाय प्रोसेसिंग रादर बाय प्रोसेसिंग डाटा। अब क्या करना है, अब आपने इस तरह के स्लाइसेस, बहुत सारे स्लाइसेस लेने हैं और उन सब के इमेज बनाने हैं, ठीक है। यही रिपीट करना है फॉर ऑल द स्लाइसेस, ठीक है। अब आपने रिपीट फॉर सक्सेसिव स्लाइसेस, रिपीट। मैम यहाँ पे स्लाइसेस क्या है? मसलन ये आपका पोटैटो है या कोई भी चीज़ है या बॉइल्ड एग है, आप इसके हर स्लाइस की 2D इमेज बना लें, देखें, और फिर आप इन तमाम स्लाइसेस को इकट्ठा कर लें। तो आप इन तमाम स्लाइसेस को अगर इकट्ठा कर लें तो क्या होगा, फिर इससे वो पूरा 3D इमेज फॉर्म हो जाएगा। ठीक है, जो उन्होंने फर्स्ट XY लिया है वो इस केस में क्या है, मतलब 1 स्लाइस का उन्होंने पहले किया है और फिर पूरी चीज़ का? जी, पहले 1 स्लाइस के एक डायरेक्शन से ली, फिर उसको हर डायरेक्शन से आपने किया, ठीक है। फिर जब हम पेपर में इसको एक्सप्लेन करेंगे तो हम स्लाइस के फॉर्म में लिखेंगे? जी जी, स्लाइस की फॉर्म में, मार्किंग स्कीम में भी ऐसे ही लिखा होता है। तो अब इसमें लिखना है कि रिपीट फॉर सक्सेसिव स्लाइसेस, फॉर सक्सेसिव। जी, हम लोगों ने रिपीट करना है फॉर सक्सेसिव स्लाइसेस। एंड नंबर 6 पे आ जाएगा, टू बिल्ड अप अ 3D इमेज, टू बिल्ड अप अ 3D इमेज, इमेज कैन बी व्यूड फ्रॉम डिफरेंट एंगल। और अब यानी कि अब इसको जब आप तमाम स्लाइसेस को इकट्ठा कर लेंगे तो क्या होगा कि इससे एक 3D इमेज बनेगा, और इमेज कैन बी व्यूड, ठीक है, इमेज कैन बी व्यूड फ्रॉम डिफरेंट एंगल्स। और आप इसको रोटेट भी करके देख सकते हैं, ठीक है, जो कि फिजिशियन जो भी हैं उनको आसानी होगी। इमेज फॉर्म यूजिंग अ कंप्यूटर, हैवी कंप्यूटर लिखा हुआ जी, ये भी एक मार्किंग स्कीम का पॉइंट है कि इमेज जो है वो हैवी कंप्यूटर को यूज़ करके बनाया जाता है, यानी उसको आप प्रोसेस करने के लिए हैवी कंप्यूटर यूज़ करते हैं। समझ आ गई जी। तो ये है कि आपने ये जो प्रोसेस है उसको सबके लिए रिपीट करना है। अब एक क्वेश्चन जो पीछे मार्किंग स्कीम में आया था 4 मार्क्स का, वो बहुत डिफरेंट सा क्वेश्चन था, और वो क्वेश्चन ये था कि एन एक्सरे इमेज इज़ टेकन ऑफ स्कल ऑफ अ पेशेंट, अनदर पेशेंट हैज़ अ CT स्कैन ऑफ हिज हेड। यानी एक बंदे का पहले आपने एक्सरे इमेज किया, फिर उसका CT स्कैन भी किया, और वो पूछ रहे हैं कि बाय रेफरेंस टू द इंफॉर्मेशन ऑफ इमेज इन ईच केस सजेस्ट वाई एक्सपोजर टू रेडिएशन डिफर्स बिटवीन द 2 इमेजिंग टेक्निक्स। कहते हैं कि एक्सपोजर टू द रेडिएशन डिफरेंट क्यों है, और किससे आपने यानी ये बताना है, इमेजिंग टेक्निक को लेकर आपने एक्सप्लेन करना है। तो ये आपने बताना है जी कि बाय रेफरेंस टू द इंफॉर्मेशन ऑफ इमेज इन ईच केस। इंफॉर्मेशन किसका, इंफॉर्मेशन ऑफ इमेज हम ये बताएंगे ना कि एक्सरे में हम सिर्फ एक दफ़ा इस तरह गुजारते हैं, CT में हमें डिफरेंट डायरेक्शन से देना पड़ता है, बिल्कुल, XY देन फुल सारे स्लाइसेस के लिए। बिल्कुल ऐसे ही है। तो आपने ये 4 मार्क्स में पहला आपका मार्क ये होगा कि एक्सरे इमेज इन्वॉल्व्स अ सिंगल एक्सपोजर, ठीक है। नंबर 2 पे आप लिखेंगे CT स्कैन एक्सपोजर ऑफ स्लाइस फ्रॉम डिफरेंट एंगल्स एंड रिपीट फॉर डिफरेंट स्लाइसेस, ठीक है। ना सिर्फ एक ही स्लाइस को डिफरेंट एंगल से आप लोग करते हैं, बल्कि ये तमाम स्लाइसेस के लिए इस प्रोसेस को रिपीट करते हैं, और इस वजह से 4th पॉइंट इसमें आ जाएगा कि CT स्कैन इन्वॉल्व्स मच ग्रेटर एक्सपोजर। तो ये 4 मार्क्स इस बात के आ जाएंगे। इतना यानी 4 मार्क्स देख के ही बंदा कहता है कि ये तो बड़े सिंपल सी चीज़ है कि उसमें
हम कहें कि सिर्फ एक दफ़ा यानी कि उसमें से पास करती है एक्सरे, उसमें सिंगल एक्सपोजर है, जबकि इसमें तमाम एंगल से और फिर हर स्लाइस के लिए रिपीट हो रहा है। ठीक है जी। अच्छा, अब आखिरी चीज़ जो लास्ट चीज़ है इसमें वो ये है कि फॉर एग्ज़ाम्पल वही वाली चीज़ जो हमने पहले भी पढ़ी थी, यानी 2 मेथड हैं इसमें, या तो आप वो कर लें चेन रूल लगा लें या फिर बैक सब्स्टिट्यूशन करें। मसलन फॉर एग्ज़ाम्पल कि आपके पास एक ये है एक ये पेशेंट की बॉडी है और यहाँ पे ये आपका बोन है, ठीक है, बोन का पोर्शन है और उसकी जो वो है थिकनेस 3 सेंटीमीटर है। ठीक है जी। और ये वाली जो थिकनेस है ये 9 सेंटीमीटर है और यहाँ से I0 इंटेंसिटी आती है और जब वो यहाँ से निकलती है तो ये IC होती है जी, बल्कि ये IS होती है। हाँ जी। और जो बोन में से गुज़रती है वो IC है। ठीक है जी। अच्छा, अब उन्होंने म्यू दिया हुआ है बोन और टिशू का अलग अलग, तो म्यू फॉर टिशू जो है वो 0.92 है और वो सेंटीमीटर इनवर्स में है, यानी ये सेंटीमीटर -1 में है ये म्यू की वैल्यू, और ये बोन के लिए इसकी वैल्यू 2.9 है। ओके, अब उन्होंने जो मेन क्वेश्चन पूछा हुआ है वो ये पूछा हुआ है कि बाय रेफरेंस टू योर आंसर, यानी अब पहले उन्होंने IC ओवर I0 मांगा और इसके अलावा उन्होंने IS ओवर I0 मांगा और फिर इसके रेफरेंस से डिफरेंस होगा। जी बिल्कुल, ठीक है जी। तो ये पूछ रहे हैं कि कंट्रास्ट अच्छा है या नहीं, लेकिन एक मुझे और चीज़ समझ आ रही है कि इसमें मुझे बताएं कि आप IC ओवर I0 निकालेंगे कैसे। जी, आसान तरीका वैसे मैं चेन रूल से ज़्यादा बेहतर समझूंगी कि वो बैकवर्ड सब्स्टिट्यूशन आप लोग कर लें, क्योंकि चेन रूल ज़रा मुश्किल होता है तो ख़तरा है। IS ओवर I0 तो कोई इशू ही नहीं है, उसमें तो आप सीधा वो फार्मूला IS इज इक्वल टू I0 e रेज़ पावर माइनस म्यू x लगाएंगे, x सीधा 9 सेंटीमीटर पुट हो जाएगा, म्यू जो है वो आपके सॉफ्ट टिशू का आ जाएगा, है ना, क्योंकि ये टिशू में से पास हो रही है। ठीक है जी। तो बहुत कम है उसका म्यू है, एब्जॉर्प्शन कोफिशिएंट बहुत कम है। लेकिन जब IC की बारी आती है तो दरमियान में बोन भी है, तो आप उसमें क्या करेंगे, देखें मैं आपको एक चीज़ बताती हूँ। असल में अगर मैं एज्यूम करती हूँ कि 3 सेंटीमीटर बिल्कुल मिडल में है, तो यार ये भी 3 सेंटीमीटर बनेगा, है ना, और तकरीबन ये भी 3 सेंटीमीटर। तो इसमें पहले I0 रिड्यूस हो रहा है और यहाँ पे रिड्यूस होके I प्राइम हो रहा है, तो I प्राइम इज इक्वल टू I0 e रेज़ पावर माइनस म्यू x। यहाँ पे ये सॉफ्ट टिशू वाला म्यू लगेगा और x की वैल्यू 3 सेंटीमीटर लगेगी। फिर I प्राइम बोन के अंदर एंटर होता है, ठीक है, I प्राइम एंटर हुआ और बोन में से गुजरने के बाद I प्राइम एंटर हुआ, बोन में से गुजरने के बाद वो रिड्यूस हो जाएगा, यानी रिड्यूस्ड अमाउंट इधर लिखी जाती है ना, I डबल प्राइम हो गया, e रेज़ पर माइनस म्यू फॉर बोन एंड x जो है वो फिर से ये इसकी बोन की थिकनेस आ गई। तीसरा जी कि जब वो बोन में से बाहर निकलेगा तो वो क्या उस वक्त क्या उसकी हालत होगी, I डबल प्राइम होगी, रिड्यूस हो चुका है, और नहीं वो डबल प्राइम I प्राइम से I डबल प्राइम बोन की वजह से हुआ और बोन में से बाहर निकला तो I डबल प्राइम, ये वो नहीं है। अब बच्चे यहाँ पे क्या गलती करते हैं, वो कहते हैं बोन से बाहर निकला तो रिफ्लेक्शन और ट्रांसमिशन वाली कहानी अंदर सोच लेते हैं, वो अल्ट्रासाउंड में होती है बेटा, यहाँ पे नहीं है कि भाई बोन और मसल बाउंड्री से कोई रिफ्लेक्शन होगी इंटेंसिटी की, ठीक है ना, ठीक है, ये गलती मत कीजिएगा। तो एक्सरे में वो सीधा जो I डबल प्राइम रिड्यूस हुई थी वही बाहर आ जानी है। एक्सरे में रिफ्लेक्शन नहीं होती? नहीं बेटे, बिल्कुल भी नहीं, यही बात अभी मैं इन सबको समझा रही थी कि वो अल्ट्रासाउंड में होती है। ये तो सीधी पेनिट्रेट करेगी ना, लेकिन ये आएगा IC इज इक्वल टू I। जी बिल्कुल, I डबल प्राइम से वो हो के जब वो बाहर निकला है तो IC होगा, तो यहाँ पे IC होना चाहिए, ठीक है, और I डबल प्राइम उसमें एंटर हुआ था इस बकाया पोर्शन में, ठीक है, इस पोर्शन में I डबल प्राइम एंटर हुआ तो रिड्यूस हो गया IC हो गया, तो ये IC इधर आना चाहिए, रिड्यूस्ड अमाउंट ऑफ इंटेंसिटी इधर होती है, इज इक्वल टू I डबल प्राइम e रेज़ पावर माइनस म्यू, अब सॉफ्ट टिशू का, और x की जगह पे ये वाला 3 सेंटीमीटर की वैल्यू लगेगी। अब मैं आपको सिंपल और आसान तरीका बताती हूँ यार, ऐसा करें कि ये जो I डबल प्राइम है उसकी वैल्यू इधर पुट करें, ठीक है, जब आप वो वैल्यू पुट करेंगे देखें जी क्या आंसर बनेगा, चेक करें ज़रा, ये बनेगा हाँ जी IC, I डबल प्राइम की वैल्यू डालें, I प्राइम
ई रेज पावर माइनस म्यू बी एक्स मल्टीप्लाइड बाई ये वाली टर्म आएगी ई रेज पावर माइनस म्यू एस एक्स। समझ आ रही है? अब आप क्या करें फिर से, अब आप क्या करें जी, आई प्राइम के अंदर आई प्राइम की वैल्यू यहाँ से रिप्लेस करें, ये पुट करें। चलें जी आ जाएं, ये आ जाएगा आई नॉट ई रेज पावर माइनस म्यू एस एक्स मल्टीप्लाई बाई ई रेज पावर माइनस म्यू बी एक्स मल्टीप्लाई बाई ई रेज पावर माइनस म्यू एस एक्स। जब पावर सेम होती हैं तो सॉरी जब बेस सेम होती है तो पावर्स ऐड हो जाती हैं, तो ये आई नॉट ई रेज पावर माइनस म्यू एस एक्स माइनस म्यू बी एक्स माइनस म्यू एस एक्स, और ये आपका आई सी ओवर आई नॉट की रेशो निकल आएगी एट द एंड, जिसमें ये अब आप इसको डायरेक्टली सॉल्व कर लें। तो ये आप चाहें तो लास्ट स्टेप बेशक लिख लें, अगर आप इतने वहाँ पे इतना लंबा चौड़ा बेशक ना लिखें, क्योंकि मार्किंग स्कीम में भी आपने देखा होगा कि सिर्फ आखिरी स्टेप उसने लिखा हुआ होता है। तो आप अपने लिए चाहें तो अपने लिए इसलिए कर लें कि कहीं आपसे गलती ना हो जाए, तो ठीक है साइड पे बेशक आप वो करें काम। तो केस के लिए अप्लाई हो सकता है, ये लास्ट पे हम इमीडिएटली लगा लें देख के क्वेश्चन। 2 नंबर का सवाल होगा बेटा, तो बेशक ये देखें 1 नंबर तो आंसर का होगा और 1 नंबर इस स्टेप का होगा, यानी कि ये वाला करें। बल्कि मैंने तो अक्सर मार्किंग स्कीम में सिर्फ ये आखिरी स्टेप देखा है, अदरवाइज अगर 2 से 3 है फिर अक्सर वो चेन रूल जब यानी कि वो भी रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट वाले कहानी आती है जब अल्ट्रासाउंड, उसमें ज़रा ज़्यादा ध्यान लगाना पड़ता है कि ट्रांसमिशन कोफिशिएंट की वैल्यू आई टी ओवर आई नॉट क्या थी वो सब देखें, और फिर वहाँ पे भी यही सेम रिवर्स सब्स्टिट्यूशन हो सकती है, उधर भी ऐसे ही हो सकता है। यूनिट कन्वर्जन नहीं करनी ना? नहीं करनी, क्योंकि एक्स भी सेंटीमीटर में है और म्यू भी सेंटीमीटर इन्वर्स में है, तो वो कैंसिल हो जाएंगे। अल्फा और टी की यूनिट्स क्या होता है? उनके कोई यूनिट नहीं होगी ना, क्योंकि वो इंटेंसिटी है दोनों ऊपर नहीं। किसका? म्यू का CM-1। ठीक है जी, तो चलें जी, ये एक्सरे फिनिश हो गया हमारा।